ओके, लेट्स स्टार्ट। जो भी लोग हैं उनको बोल दो, विल स्टार्ट नाउ। ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग अ वेलकम लाइक दिस। अदरवाइज आज तक हमेशा मैंने वेलकम या तो ऑडिटोरियम में या हॉल में या एक छोटे से रूम में बैठ के किया है। और मैं हमेशा मानता हूं कि वेलकम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द बिजनेस। अगर किसी ने वेलकम ठीक से समझा और अगर उसने वेलकम के पॉइंटर्स को ठीक से फॉलो किया तो उसका बिजनेस उतनी ही स्पीड से चलेगा जितनी सिंसियरिटी से और जितनी ऑनेस्टी से वो वेलकम के पॉइंटर्स को फॉलो करता है। ओके, सो आपको ये ध्यान रखना है कि वेलकम के सारे पॉइंट्स आप ठीक से समझो और उसको अप्लाई करो। ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप उसको अप्लाई करो। ओके, और अभी अभी टेस्ट ही होना है आपका। अभी पहले हमेशा वेलकम में आप हमेशा आपका अपलाइन आपके साथ बैठता था कि अपलाइन के साथ ही बैठ करके वेलकम होगा, सो दैट कि आप फोकस कर सको वेलकम पे। तो सबसे पहले ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूं दैट आप मेक श्योर करो कि अगर ये वेलकम शुरू हुआ है तो शुरू से लेके एंड तक आप बैठो। आप इधर उधर नहीं जाओगे। आप अपने घर पे हो, मेक श्योर कि आप अपने घर पे कहीं सेग्रीगेट होके अलग होकर के किनारे बैठे हो। अगर आप कहीं बाहर हो तो मेक श्योर करो कि आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, क्योंकि ये वेलकम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस में। अगर किसी ने इसको 100% फॉलो किया तो आई एम टेलिंग यू कि दिस बिजनेस विल गिव यू 100% रिजल्ट ऑल्सो। आपका आपके बिजनेस में कितना रिजल्ट आ रहा है, कितने परसेंट रिजल्ट आ रहा है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने वेलकम के पॉइंटर्स को कितना परसेंट फॉलो किया है। वेलकम आपका मिरर है, वेलकम आपका गाइडलाइन है, वेलकम सब कुछ है इस बिजनेस में। अगर मुझसे आप पूछो, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आप बताओ ना कि बिजनेस में सक्सेसफुल होने का ट्रिक क्या है, या बस बिजनेस में सक्सेसफुल होने का क्लू क्या है, या आई मीन द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक क्या है। मैं हमेशा ये बोलूंगा कि भाई वेलकम। अगर आप वेलकम ठीक से सुन रहे हो, अगर आप वेलकम ठीक से समझ रहे हो और अगर आपने वेलकम के पॉइंटर्स को फॉलो किया तो इस बिजनेस में आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं। सो आपको ये इंश्योर करना है कि आप वेलकम के पॉइंटर्स को समझें और वेलकम के पॉइंटर्स को फॉलो करना शुरू करें। सो सबसे पहली चीज जो मैं आपसे प्रॉमिस चाहता हूं वो ये कि आप लोग अभी जो वेलकम सुनना शुरू कर रहे हैं इसको आखिर तक सुनेंगे, आखिरी तक सुनेंगे, पॉइंटर्स बनाएंगे और वो इंश्योर करेंगे आप कि आप इसको 100% फॉलो करें। यूजुअली जब मेरा पहली बार वेलकम हुआ था ना, जब मैं साइन अप हुआ बिजनेस में और मुझे मेरा अपलाइन ने बोला कि तुम्हारा वेलकम होगा, तो मुझे लगा कि शायद कोई फूल माला पहनाएंगे मुझे, शायद मुझे कोई बुक तुम्हारा वेलकम होगा, तो मुझे लगा कि शायद कोई फूल माला पहनाएंगे मुझे, शायद मुझे कोई बुके दे। ऐसा कुछ हुआ नहीं। इज इट ओके ना? ओके, सो आई डोंट नो, आई मीन who someone was calling me or something like that, but that's okay, no problem. So जब जब मेरा पहली बार वेलकम हुआ था, जब मेरा पहली बार वेलकम हुआ था, तो इज इट ऑडिबल? 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 ओके, जस्ट होल्ड ऑन। Am I okay? Is it audible? Okay, perfect, perfect, perfect. पहली बार है, हम लोग थोड़ा देसी लोग हैं, तो थोड़ा टेक्निकल इधर उधर चलता है भाई। टेंशन मत लेना, कम से कम ये शुरू तो हुआ। अदरवाइज मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों ने मेरा वेलकम अटेंड किया है। कितने लोग पहली बार मेरा वेलकम अटेंड कर रहे हैं? जरा खटाखट मैसेज लिखो ना, कितने लोग पहली बार मेरा वेलकम अटेंड कर रहे हैं? ओके, परफेक्ट है भाई, गुड। ओके, चलो ठीक है, फिर लगते हैं काम पे। ओके, सो आप लोगों को बोर्ड दिख रहा है? क्लियर? इज इट विजिबल? ओके, डन। ठीक है। ओके, मैसेज आ रहा है, मैसेज आ रहा है। ओके ओके ओके, डन 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 डन। ओके, सो नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो वेलकम में हमको बताई जाती है, वो समझाई जाती है, वो शुरू यहां से होती है कि आप, आई होप आप सब लोग मेरी ये बात मानेंगे और आप सब लोग इस बात से एग्री जरूर करेंगे कि आप लोग अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं पॉइंट ए में हैं। आज आप जो भी कर रहे हैं, आप जिस सिचुएशन में हैं, जिस पोजीशन में भी हैं, वो आपकी जिंदगी का पॉइंट ए है।
और आप सब लोग एट द सेम टाइम मुझे इस बात से भी एग्री करेंगे कि आप सब लोग अपनी जिंदगी में पॉइंट बी पे पहुंचना चाहते हैं, पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अब ये पॉइंट ए और पॉइंट बी का मतलब क्या है? पॉइंट ए का मतलब कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है, आपकी करंट इनकम क्या है, आपका करंट लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, आपका करंट घर कौन सा है, आपकी करंट गाड़ी कौन सी है, मतलब जो करंट सिनेरियो है वो आपका क्या है। और एट द सेम टाइम आप सब लोग मुझसे इस बात से भी एग्री करेंगे कि आप सभी अपनी जिंदगी में बेहतर पोजीशन पे पहुंचना चाहते हैं, दैट इज पॉइंट बी। बेहतर घर, बेहतर इनकम, बेहतर गाड़ी, बेहतर लाइफस्टाइल, बेहतर हर चीज। अग्री करेंगे आप इससे? बिल्कुल 100%। बट आप एक बात मुझे बताइए, अगर आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंचना है, अगर आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना चाहते हैं, तो अगर जो काम आप डेली बेसिस पे कर रहे हैं 24/7, अगर आप वही काम डेली करते रहेंगे तो क्या आप पॉइंट बी पे पहुंचेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब कि जो भी आप कर रहे हैं, आपको डेली बेसिस में जो भी आप कर रहे हैं, आपको इसमें कुछ चेंज लाना पड़ेगा। क्योंकि अगर चेंज लाएंगे नहीं तो आप कभी बी तक पहुंचेंगे नहीं। ओके। अब पहले दिन आप आए बिजनेस में और पहले ही दिन या पहले ही कुछ दिनों में चेंज की बातें होने लगी। चेंज, बदलना है। और ये जो बदलना होता है ना, ये इतना आसान होता नहीं है। और ऐसा भी नहीं होता है कि ये एक दिन में हो जाए या 2 दिन में हो जाए। इट्स अ प्रोसेस। ये प्रोसेस है जो धीरे धीरे लोगों को बदलना होता है। ओके, अपने आप को अपग्रेड करना होता है। एंड दैट इज व्हाट वी विल टॉक। अभी हम इसको डिटेल में भी बात करेंगे। बट अब आप मुझे ये बताओ, ये बदलना यहां पे होना चाहिए, यहां पे होना चाहिए, यहां पे होना चाहिए या यहां पे होना चाहिए? आइडियली यहां पे होना चाहिए। अगर ये शुरू में ही बदलना होगा तभी तो आप आगे पहुंचेंगे, तभी तो आप आगे जाएंगे। अदरवाइज तो आप वहीं अटके रहेंगे। ओके। सो जो पॉइंट हमारा निकल के आता है वो है चेंज। बदलना पड़ेगा, कुछ तो अपग्रेड करना पड़ेगा, कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। करेक्ट? ओके। अब अपने बिजनेस में जो हम बात करते हैं, अपने बिजनेस में कि 2 तरीके के चेंज होते हैं। किसी भी, अपने बिजनेस में ही नहीं, किसी भी इंसान के बारे में अगर हम बात करें तो यूजुअली उसमें चेंज सिर्फ 2 तरीके का होता है। या तो इंटरनल चेंज, इंटरनल, और या फिर एक्सटर्नल। इंटरनल चेंज या एक्सटर्नल चेंज। इंटरनल चेंज और एक्सटर्नल चेंज का मतलब क्या हुआ? इंटरनल चेंज का मतलब होता है जो थॉट प्रोसेस के लेवल पे होता है, जो माइंडसेट के लेवल पे होता है चेंज, जो हम सोचते हैं, जो समझते हैं, उस लेवल पे जो चेंज होता है उसको बोलते हैं इंटरनल चेंज। और जो चेंज एक्शन के लेवल पे होता है, जो हम काम करते हैं, जो हमारा शेड्यूल बनता है, जो हम काम करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल चेंज। एग्जाम्पल से समझाता हूं, एग्जाम्पल से आपको चीजें ज्यादा बेहतर समझ में आएंगी। एग्जाम्पल इज, लेट्स से कि अगर आपको शादी के लिए लड़की को या लड़के को देखने जाना है, अगर शादी के लिए लड़की को या लड़के को देखने जाना है तो सबसे पहला थॉट प्रोसेस कहां आता है? आप उसकी तैयारी कैसे करते हो? आप उसकी तैयारी करते हो यहां, दिमाग से, थॉट प्रोसेस में। सबसे पहले आप ये सोचते हो कि मुझे लड़की या लड़के को देखने जाना है शादी के लिए, तो या लड़का या लड़की वाले मुझे देखने आ रहे हैं तो मुझे अच्छा दिखना है। और जब मुझे अच्छा दिखना है, जब मुझे अच्छा दिखना है, अगर मेरा दिमाग पहले उसको एक्सेप्ट करता है कि मुझे अच्छा दिखना है और कैसे अच्छा दिखना है, तब मैं उस पर काम करना शुरू करता हूं कि मैं पार्लर जाऊंगा, अच्छे कपड़े पहनूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा। एंड दैट इज व्हाट इज एक्सटर्नल चेंज। बट जो सोच पहले मेरे दिमाग में आ रही है उसको बोलते हैं इंटरनल चेंज। अब आप एक बात समझो कि इस बिजनेस में इन दोनों में से कौन सा चेंज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? कौन सा चेंज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? इंटरनल चेंज या एक्सटर्नल चेंज? कौन सा चेंज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और मैं क्यों बोल रहा हूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको समझना है क्योंकि मैक्सिमम लोग जो बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं होते हैं या जो बिजनेस में अटक जाते हैं किसी रीजन की वजह से या किसी भी कारण से, वो इसी बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा चेंज पहले करना है। इंटरनल चेंज पहले करना है या एक्सटर्नल चेंज पहले करना है? कौन सा चेंज पहले करना है, इंटरनल या एक्सटर्नल? हाउ या वाई? ओके। सो सबसे पहला चेंज जो आपको करना है वो ये है कि आपको फोकस करना है इंटरनल चेंज पे। अभी हम डिटेल में बात करेंगे व्हाट इज दिस इंटरनल चेंज।
यू हैव टू फोकस मोर ऑन इंटरनल चेंज। बट मैक्सिमम लोग गलती क्या करते हैं, दे स्टार्ट फोकसिंग ऑन एक्सटर्नल चेंज। भाई कैसे, किसको क्या बोलना है, कैसे करना है, कैसे क्या बताना है। भाई हाउ वाला पार्ट बाद में डिस्कस करेंगे, वो बात की बात है। सबसे पहले जरूरी है इंटरनल चेंज। हाउ कैसे वो बाद में हो जाएगा। ओके, इस एग्जाम्पल से समझाता हूं। लेट्स से अगर मैं आपको एक बात बोलूं, आपको मैं बोलूं आपको कि आपको दिल्ली से जयपुर जाना है। ये रहा मैप और ये रही गाड़ी, और आपको दिल्ली से जयपुर जाना है। मैं आपको पूरा कैसे जाना है ये भी बता रहा हूं। क्या गाड़ी से जाना है, कैसे, मैप क्या है, ड्राइवर कौन होगा, ये सब मैं आपको बना करके दे रहा हूं कि आप दिल्ली से जयपुर जाओ। ओके, क्या आप जयपुर जाओगे? नहीं। आप पूछोगे क्यों जाना है। अभी दूसरा सिनारियो मैं आपको बोलता हूं। मैं बोलूं कि आपको दिल्ली से जयपुर जाना है 3 घंटे में। कैसे क्या, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप दिल्ली से जयपुर पहुंच गए 3 घंटे में, तो यह गारंटी है कि जयपुर पहुंचते ही आपको 5 करोड़ रुपए मिलेंगे। अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने रख दी जाए तो आप पूछोगे भाई कैसे जाऊंगा, गाड़ी कहां से मिलेगी, बस स्टैंड कहां है, ड्राइवर कौन होगा, डीजल कौन डलाएगा, पेट्रोल कौन डलाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप तुरंत, तो आपका दिमाग तुरंत काम करेगा और आप इस बात पे लग जाओगे कि भाई मुझे जयपुर पहुंचना है, क्योंकि जयपुर पहुंच करके मुझे वो 5 करोड़ रुपए लेने हैं। सो इंपॉर्टेंट इज वाई, इंपॉर्टेंट इज कि क्यों करना है मुझे। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। लेट्स से कि ये दीवार है, लेट्स से कि सामने एक दीवार है, और मैं आपको बोलूं कि ये दीवार तोड़ने का हथियार है, ये ढेर सारे इक्विपमेंट्स हैं, ये जो जिससे आप दीवार तोड़ सकते हैं। साथ में मैं आपको ट्रेनिंग भी देता हूं कि कैसे ये दीवार तोड़नी है, और मैं आपको बोलूं ये दीवार तोड़ दो। क्या आप दीवार तोड़ दोगे? मैक्सिमम लोग ये दीवार नहीं तोड़ेंगे। बट अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इस दीवार के पीछे एक रूम है, और उस रूम में आपकी फैमिली के लोग अटके हुए हैं या फैमिली वाले लोग फंसे हुए हैं, और उसमें आग लग गई है, और उस रूम से बाहर भागने का कोई रास्ता नहीं है, दीवार तोड़नी ही तोड़नी पड़ेगी। और मैं आपको कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं देने वाला, कुछ नहीं बताने वाला। आप दीवार तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे? आपको कुछ नहीं आता है, आप दीवार सर से भी मार के तोड़ोगे, लेकिन आप दीवार तोड़ोगे जरूर, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने दीवार नहीं तोड़ी तो उसके पीछे जो आपका परिवार फंसा है उसमें जल के मर जाएगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट दिस, ये जो इंटरनल चेंज है ना, इस पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। ओके, लेट्स डिस्कस इन डिटेल कि ये इंटरनल चेंजेस और क्या क्या है, क्या क्या है ये इंटरनल चेंजेस। ओके, आई होप आप लोगों को सब कुछ क्लियर दिख रहा है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट इंटरनल चेंज। The first internal change which you have to focus on is your why, or your dream, or your reason। जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था, जो दोनों एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, वो कहीं ना कहीं वो यही बता रहे थे, आपका रीजन क्या है, वाई। ओके, इसको एक एग्जाम्पल से और समझ सकते हैं। एक और बड़ा अच्छा ऐसा एग्जाम्पल है, जो लोग पहली बार अटेंड कर रहे हैं उनको पहली बार समझ, उनको शायद एग्जाम्पल ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, और जो लोग पहले से सुन चुके हैं उनको शायद और बेहतर समझ में आएगा। अगर एक कुत्ता है, एक जंगल में एक कुत्ता है, कुत्ते को छोड़ते हैं, लेट्स से एक जंगल में एक खरगोश है और एक जंगली भेड़िया है। ओके, खरगोश है, जो भेड़िया है, जो जंगली भेड़िया है, वो 3-4 दिन से उसको खाना नहीं मिला है, और वो किसी ना किसी शिकार की तलाश में है, और सडनली उसको सामने एक खरगोश दिखाई देता है। आपको क्या लगता है क्या करेगा वो? क्या करेगा वो भेड़िया? उसको दौड़ाना शुरू करेगा। अब भेड़िया खरगोश को दौड़ाना शुरू करता है, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे चल दौड़ाता रहता है, पूरे दिन दौड़ाता है, बट पकड़ नहीं पाता है। और फाइनली थक हार के भेड़िया खरगोश से ये कहता है कि भाई 2 मिनट रुको, थोड़ा बात करते हैं, थोड़ी देर रुको, थोड़ी बात करते हैं।
खरगोश थोड़ी देर पे जाके रुक जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं नजदीक तो नहीं रुकूंगा, क्योंकि पता, अगर मैं नजदीक रुका तो पता नहीं तुम क्या करोगे और कैसे करोगे, इसलिए मैं थोड़ी दूर पे रुकता हूं। और खरगोश थोड़ी देर पे रुक जाता है। भेड़िया ये बोलता है कि एक बात बताओ, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं? खरगोश बोलता है, या यस, आप मुझसे ज्यादा ताकतवर हो। मैं तुमसे तेज भाग सकता हूं? हाँ, आप मुझसे तेज भाग सकते हो, बिल्कुल तेज भाग सकते हो। तो आप मुझे एक बात बताओ कि मैं इतनी देर से 11 घंटे से मैं आपको दौड़ा रहा हूं और मैं अब तक आपको पकड़ क्यों नहीं पाया? भेड़िया खरगोश को ही बोलता है कि मैं 11 घंटे से दौड़ा रहा हूं, बट अभी तक मैं आपको पकड़ क्यों नहीं पाया? आपको क्या लगता है खरगोश ने क्या जवाब दिया होगा? खरगोश ने सिंपल सी बात बोली कि भाई, आप किस लिए भाग रहे हो? बोलता है कि भाई, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है, मैं इसलिए भाग रहा हूं, मैं अपने पेट के लिए भाग रहा हूं। खरगोश बोलता है, मैं अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा हूं। किसका रीजन ज्यादा स्ट्रांग है? किसका वाई ज्यादा स्ट्रांग है? किसका ड्रीम ज्यादा स्ट्रांग है? किसका? और बिजनेस में जब हम बिजनेस शुरू करते हैं ना, जब हम बिजनेस शुरू करते हैं ना, तो हम हमेशा, हमारा फोकस हाउ पे चला जाता है, कैसे करना है, क्या करना है, कैसे साइन अप करना है, क्या बोलना है लोगों को, कहां पे कौन सी प्लेसमेंट करनी है, कंपनी क्या है, कैसे, हमारा फोकस सबसे पहले उस पे जाता है। जबकि हमारा फोकस सबसे पहले इस पे जाना चाहिए। सबसे पहले हमारा फोकस इस पे जाना चाहिए कि क्यों करना है। और ये इतनी जल्दी समझ में आता नहीं है। इसके लिए मैं अभी एक एक्सरसाइज में बताऊंगा कि आइडियली आपको कैसे करना चाहिए, बट लेट मी टेल यू हाउ आई स्टार्टेड, हाउ आई गॉट स्विच्ड ऑन इन द बिजनेस। आई होप यू ऑल नो मी। आप सबको पता है, आई बिलोंग टू अ वेरी स्मॉल प्लेस इन अ प्लेस कॉल्ड देवरिया। बहुत छोटी सी जगह है यूपी में, और बहुत ऐसी कोई फेमस जगह नहीं है, बहुत छोटी सी जगह है। ओके, सो मैं वहां से बिलोंग करता हूं। एंड आई लॉस्ट माई फादर व्हेन आई वाज इन 7th क्लास। 7वीं क्लास में था तब पिताजी, आई लॉस्ट माई फादर। सो उस टाइम पे, जब 7th क्लास में व्हेन यू लूज योर फादर, देन द बिगेस्ट प्रॉब्लम, द बिगेस्ट चैलेंज विद यू इज कि भाई, आगे कैसे होगा, आगे करियर कैसे बनेगा, आगे जिंदगी कैसे चलेगी, मतलब कि आगे खर्चा किससे मांगूंगा। ओके, सो जब वो सिचुएशन मेरे सामने आई थी, तो मेरे लिए यही था कि भाई, इसका एक ही सॉल्यूशन है कि पढ़ लिख करके, ठीक से मेहनत करके, कुछ पढ़ लिख करके कुछ बन जाऊं, या तो डॉक्टर या इंजीनियर, ताकि जल्दी से जल्दी मैं अपना काम कुछ कर पाऊं। और जल्दी से जल्दी अपना काम कुछ कर पाऊं तो मैं अपनी जिंदगी बना सकता हूं। और मैंने ठीक ठाक से पढ़ाई करी। पापा के जाने के बाद दादाजी थे, चाचा जी लोग थे, उन लोगों ने मुझे पढ़ाया, और मैं थोड़ी मेहनत की, डॉक्टर बन गया। डॉक्टर बनने के बाद समझ में आया कि भाई, बिना पीजी किए तो डॉक्टर बनने का कोई फायदा ही नहीं है। क्योंकि आज आपको भी अगर किसी किसी बीमारी में जाके किसी को भी दिखाना होगा, तो शायद आप भी जाओगे और एक स्पेशलिस्ट को ही अपने आप को दिखाओगे। प्लेन एमबीबीएस को शायद ही कोई दिखाए। सो इसलिए इसलिए मैंने कहा कि ठीक है, एमबीबीएस के बाद मैं पीजी कर लेता हूं। एंड आई वाज डूइंग माय डीएनबी मेडिसिन फ्रॉम सुभारती मेडिकल कॉलेज, मेरठ। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम, जब मैं ये कर रहा था, मैं डेली सुभारती में था, मैं प्रैक्टिस करता था। और डेली इमरजेंसी में, यूजुअली हर इमरजेंसी में 2-4 हार्ट अटैक के पेशेंट्स आते थे, जिनको मैं ट्रीट करता था। देर वॉज उस टाइम पे देर वॉज अ कॉल फ्रॉम माई ग्रैंडफादर। दादा बाबा का मेरे फोन आया कि भाई, मंटू, मेरे सर में दर्द हो रहा है। वो मुझे मंटू बोलते थे कि सर में मुझे दर्द हो रहा है। तो मैंने उनको बोला कि सर में दर्द हो रहा है तो कॉम्बी फ्लेम ले लो। कॉम्बी फ्लेम लेने को मैंने उनको बोला, और मुझे लगा कि शायद ठीक हो जाएगा। बट थोड़ी देर बाद उनका फिर से फोन आया कि कॉम्बी फ्लेम से ठीक नहीं हो रहा है, और तबीयत, थोड़ा सांस भी फूल रही, तक दिक्कत ज्यादा हो रही है। फिर मैंने भैया को फोन किया, तो उन्होंने, गांव का ही एक प्रैक्टिशनर था, उसको बुला के बाबा को बाबा को उन्होंने इंजेक्शन लगवाया। उसके बाद भी ठीक नहीं हुआ। उसके बाद भी ठीक नहीं हुआ। और बाबा की तबीयत जब हाथ बिगड़ने लगी, तब मुझे लगा कि शायद यह हार्ट अटैक हो सकता है। और इमीडिएटली, उसके बाद इमीडिएटली हम सब लोग तैयार हुए, किसी तरीके से बाबा को हम हॉस्पिटल लेके गए। प्रॉब्लम है, जहां पे हम लोग रहते हैं या जिस गांव से हैं हम, प्रॉब्लम वहां पे ये है कि वहां से जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है, जहां पे हार्ट अटैक का इलाज हो सकता है, वो कम से कम 60-70 किलोमीटर दूरी पे है, गोरखपुर में। और मैं डॉक्टर हूं, और मैं इस बात को समझता हूं कि हार्ट अटैक क्यों आता है, और हार्ट अटैक में गोल्डन रूल क्या होता है, या गोल्डन टाइम क्या होता है। हार्ट अटैक होता इसलिए है क्योंकि हार्ट की मसल्स जो पंप कर रही होती हैं, उनको भी ब्लड चाहिए होता है, उस ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन चाहिए होता है। जब भी उस ब्लड वेसल में ब्लॉकेज होता है,
कहीं से भी खून का फ्लो रुक जाता है तो हार्ट को ऑक्सीजन मिलता नहीं है और जिसकी वजह से मसल्स डैमेज होती हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब हार्ट की मसल्स डैमेज होती हैं इसकी वजह से, तो वो डैमेज परमानेंट होता है। सो अगर ब्लॉकेज हुआ है और अगर उस ब्लॉकेज को विद इन 3 to 6 आवर्स खोल दिया जाए, चाहे वो एंजियोप्लास्टी से हो, चाहे वो थ्रोम्बोलिसिस से हो, दवाएं दे करके हो, अगर इसको खोल दिया जाए तो वो हार्ट की मसल्स जो डैमेज हुई होती है वो रिकवरी कर जाती है। 100% रिवर्सिबल होता है ये। बट अगर ये इससे ज्यादा लेट हो तो ये परमानेंट डैमेज हो जाता है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज्ड दैट इंसिडेंस, क्योंकि हम लोग बाबा को 6 घंटे के अंदर नहीं पहुंचा पाए थे, लगभग 10 घंटे लग गए थे, कार अरेंज करते करते, इधर उधर से सब करते करते 10 घंटे लग गए थे। और कहीं ना कहीं वो जो उनके हार्ट की मसल्स थी वो डैमेज हो गई थी। और एज अ डॉक्टर मुझे फर्स्ट टाइम तब रियलाइज हुआ, तब समझ में आया कि भाई पढ़ लिख के डॉक्टर तो बन गया हूं, लेकिन अपने ही बाबा को, जिन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, आज की डेट में जो मेरी उन्होंने फीस दी, जो मेरा वो खर्चा देते थे, सब कुछ जो वो करते थे, उनको ही जब जरूरत पड़ी तो मेरी डॉक्टरी काम नहीं आई। और क्या कर सकता था मैं उस समय? कम से कम घर पे एक गाड़ी तो रहती कि उनको टाइमली हॉस्पिटल लेके पहुंच जाते। 60 किलोमीटर 2 घंटे की जर्नी थी, 6 घंटा तो बहुत होता है। एंड फॉर दैट टाइम आई रियलाइज कि जो मैं कर रहा हूं ना, जो मैं ये डॉक्टरी कर रहा हूं या इससे जो पैसा कमा रहा हूं, ये शायद उतना सफिशियंट नहीं है, ये शायद उतना नहीं है कि उससे मैं अपने घर की, मतलब ये अपने घर पे कुछ कर पाऊं, एक्स्ट्रा कर पाऊं, क्योंकि अभी तो अपने आप को ही सेटल करने में लगा था। फॉर द फर्स्ट टाइम आई वाज रियलाइजिंग दैट। सो उसी टाइम से कुछ ना कुछ करने का तो दिमाग में हमेशा चलता था। फिर ये जब बिजनेस मुझे मिला ना, जब मुझे ये बिजनेस मिला और जब मैंने वेलकम अटेंड किया, ऐसे ही किसी का वेलकम अटेंड किया एंड आई लिसन, मैंने अपने दिमाग में एक बात डिसाइड की कि सबसे पहला काम जो इस बिजनेस से कमा के करना वो ये कि बाबा के लिए घर पे एक गाड़ी रखनी है। इट्स नॉट लाइक कि गाड़ी रख दूंगा तो उनको कोई और प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरा इंटेंट सिर्फ इतना था कि गाड़ी घर पे रहेगी तो अगर उनको कोई प्रॉब्लम हुई तो टाइमली वो हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, उनको टाइमली मेडिकल फैसिलिटीज मिल जाएंगी और उनको वो नहीं होगा जो होना चाहिए, क्योंकि वो डिटेलिंग शायद मैं ज्यादा बेहतर समझता था। ओके, सो मेरा रीजन, दिस वाज वन ऑफ माय रीजन, दिस वाज वन ऑफ माय रीजन। आई हैड मेनी मोर रीजंस, नॉट दिस वाज, बट उस टाइम पे जब मैंने बिजनेस शुरू किया तब ये एक रीजन ऐसा था जो मुझे सोने नहीं देता था। हर रात में ना एक बार को ये जरूर लगता था, जब तक वो गाड़ी नहीं पहुंची या जब तक मैं अपने लेवल पे इंश्योर नहीं कर पाया कि उनको टाइमली हॉस्पिटल पहुंचा सकूं या उनको टाइमली ट्रीटमेंट दिला सकूं, जब तक ये मैंने अपनी तरफ से इंश्योर मैं नहीं कर पा रहा था और मैं करना चाहता था, तो हर रात ना सोते समय मुझे यही लगता था कि भाई कहीं आज ना हो, कहीं आज ना हो, कहीं आज ना हो, कहीं आज ना हो, कहीं आज ना हो। ओके, सो you need to figure out that reason why do you want to do this business। आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपको ये बिजनेस क्यों करना है, क्योंकि अगर वो क्यों ढूंढ लिया ना आपने, तो हाउ तो आप ढूंढ ही लोगे। आप इतने स्मार्ट हो कि आप हाउ ढूंढ लोगे। इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये ढूंढो कि आपको करना क्यों है। और उसके लिए मैं एक एक्सरसाइज बताता हूं, सिंपल सी, एक 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 सिंपल सा लेट्स से एग्जांपल देता हूं। मान लो आप जिस भगवान को भी मानते हो, या जिस भगवान को भी मानते हो, जिस गॉड को भी मानते हो, या अगर भगवान में विश्वास नहीं करते हो, जिस सुपर पावर को भी मानते हो, जो आपको लगता है कि इस सुपर पावर से मुझे हर चीज मिल जाती है या मिल जाएगी, आप जिसको भी मानते हो, अगर मान लो आप रात में सो रहे हो, सडनली आपकी खिड़की पे एक उजाला हो और जिसको भी आप मानते हो, जिस सुपर पावर को भी मानते हो, वो सडनली वो वहां से प्रकट हो जाए और आपको बोले कि मांग बेटा 20 चीजें ऐसी मांग जो तू मांगेगा और मैं तुझे दे दूंगा। तू 20 ऐसी चीजें मांग जो तू मांगेगा और मैं तुझे दे दूंगा, बट तेरे पास सिर्फ 30 सेकंड का टाइम है, लेट्स से 1 मिनट का टाइम है। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आप में से 99% लोगों के पास वो लिस्ट तैयार नहीं होगी कि वो 20 चीजें कौन सी हैं जो आप जिंदगी में चाहते हो या करना चाहते हो या पाना चाहते हो या अचीव करना चाहते हो। क्योंकि हम अपनी पुरानी जिंदगी में इतने मशगूल हो चुके हैं, पुरानी जिंदगी में इतने इन्वॉल्व हैं, इतने बिजी हैं कि हमको सिचुएशन कंडीशन ने कभी ये सोचने का मौका ही नहीं दिया कि हम पैदा क्यों हुए हैं।
हम धरती पे आए क्यों हैं, वो कौन से कुछ काम है जो हमको करने चाहिए या कर लेने चाहिए। 1 मिनट के टाइम में अगर आप ये सोचो ना कि आपको ये नहीं पता है कि आपको मांगना क्या है, तो देने वाला क्या देगा भाई? देने वाला क्या देगा? क्यों देगा? आपको पता ही नहीं है क्या चाहिए। सो दिस इज दैट वन थिंग, ये वो चीज है जो मैं आपसे बोलने जा रहा हूं, जो आज आपको करना है। अगर आपने पहले किया है तो आपको फिर से करना है। आप मेरी बात ध्यान से सुनना, एंड यू ऑल हैव टू डू दिस टुडे, और आज ही खत्म करना है। मैं चाहता हूं कि आज शाम को अकेले या अपने स्पाउस के साथ, मतलब अपने पति या अपने पत्नी के साथ, जिसके साथ भी आपको बैठना है, आप बैठिए और 20 वो चीजें लिख डालिए जो आपको अपनी जिंदगी में चाहिए, जो आपको अपनी जिंदगी में करनी है। जैसे एक बच्चे अगर अगर और चाहिए कैसे और किस जोन में जाके वो लिखनी है, बिना जज किए, बिना ये सोचे कि ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ मांगना है। जैसे कि एक बच्चा मांगता है ना, जब आपका बच्चा आपसे जिद करता है ना, तो वो ये नहीं सोचता है कि पिताजी दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। उसको सिर्फ इस बात से मतलब होता है कि मुझे ये चाहिए तो मुझे चाहिए। आप वो 20 चीजें लिख लीजिए जो आपको चाहिए। अगला पॉइंट ये है कि मैं ये लिखित में दे सकता हूं कि आप में से 99% लोग, फिर से 99% लोग, मैक्सिमम 8 या 9 चीजें जो शुरू की लिखेंगे ना, वो सबकी कॉमन होगी। बढ़िया घर, बढ़िया गाड़ी, बैलेंस, हॉलिडे, ज्वेलरी, कैश, बैंक अकाउंट में इतना पैसा। कुछ चीजें होंगी जो 8 से 9 10 चीजें होंगी जो सबकी सेम होंगी। और मैं यही आपको बताना चाहता हूं कि वो जो चीजें आप लिखते हैं ना, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, हॉलिडे चाहिए, भाई वो सपने नहीं है, वो तो आपकी बेसिक नेसेसिटी है। एक इंसान को रोटी, कपड़ा और मकान, खाना, इसका तो हक बनता ही बनता है। वो तो आपकी बेसिक नेसेसिटी है, वो तो आपको चाहिए ही चाहिए। वो आपका ड्रीम कैसे हो सकता है? ड्रीम शुरू होते हैं उसके बाद। जो ये शुरू की 10 चीजें, 8-10 चीजें जब आप लिख लेते हो ना, उसके बाद जो आप लिखते हो ना, उसमें आपको मिलता है वो ये वाई, वो एक रीजन जो आपको इस बिजनेस में जिंदा रखता है, उसमें मिलता है। अब वो रीजन ढूंढने के लिए क्या करना चाहिए? बैठिए आप। और मैं ये बात बता रहा हूं कि ये जब तक 20 चीजें ना हो जाएं, तब तक आप उठेंगे नहीं। इसको खत्म करके ये 20 या उससे ज्यादा चीजें लिख करके ही उठेंगे। बैठिए अब आपने 10 चीजें लिख ली, अब उसके बाद याद करिए बचपन से, जब से आपने होश संभाला है तब से लेकर के अब तक अपनी सारी अच्छी चीजें याद करिए। आपकी जिंदगी में क्या क्या अच्छे पल आए वो सारे याद करिए। उससे रिलेटेड चीजें आपको अपने ड्रीम्स में जरूर मिलेंगी। आपको ऐसा नहीं लगता कि आप कुछ ऐसी चीजें करें जो 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 चीजें आपको बहुत अच्छी लगती थी, बट बिकॉज आज आज इस जिंदगी में आप इतने बिजी हो गए कि आप वो नहीं कर पा रहे हैं। चाहे मम्मी पापा के साथ हॉलीडे पे जाना हो या कुछ भी करना हो, कई ऐसी चीजें होंगी आपको याद आएंगी जो आप दोबारा जिंदगी में करना चाहते हैं बट कर ही नहीं पाए। लिखिए उसको अपने ड्रीम में। फिर दूसरा फेज इसका करिए, हर वो इंसिडेंट्स याद करिए जिसने आपको अपनी जिंदगी में बहुत तकलीफ पहुंचाए हैं, बहुत तकलीफ पहुंचाए हैं। और वो रीजन, वो सारे पॉइंट्स जिसने आपको आपकी जिंदगी में बहुत परेशान किया, बहुत तकलीफ पहुंचाए हैं, कहीं ना कहीं आप पीछे मुड़ के देखेंगे उसका इन्वॉल्वमेंट, उसका रिलेशन पैसे से जरूर होगा। वो लिखिए कि दोबारा जिंदगी में ऐसी चीजें अगर आई तो आप उसी तरीके से सफर नहीं करोगे जैसे पहली बार हुआ था। बहुत बार शायद ह्यूमिलिएशन हुआ हो, आपको कहीं आपकी बेइज्जती हुई, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, बैड एक्सपीरियंसेस ऑफ योर लाइफ, बुरा वक्त जो आपका बीता था। जब आप ये अच्छा वक्त और बुरा वक्त इनको याद करेंगे और इसमें से अपना रीजन निकालेंगे ना भाई, तब आपको मिलेगा ये वाई, तब आपको मिलेगा ये वाई, तब आपको ये मिलेगा भाई। 90% लोग जो बिजनेस छोड़ जाते हैं ना भाई, जो 90% लोग जो बिजनेस नहीं सक्सेसफुल होते हैं, नहीं कर पाते हैं, वो इस वजह से नहीं सक्सेसफुल हो पाते हैं क्योंकि वो ये नहीं ढूंढ पाते हैं। वो हाउ पे लगे रहते हैं, भाई क्या बोलूं तो साइन अप हो जाए, भाई क्या बोलूं तो ये कर ले। वो हाउ पे फोकस करते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि भाई इस पे फोकस करो, करना क्यों है। लेट मी टेल यू वन थिंग,
There are 50,000 reasons not to do the business. But remember one thing, you need one reason. Why do you want to do the business? वन रीजन, एक रीजन ऐसा हो. सोचो आप मेरे बारे में, जब मैंने ये सोच लिया था कि मुझे वो गाड़ी अपने बाबा के लिए रखनी है, सोचो रात में जब सोने में जाता होगा और मुझे याद आता होगा कि भाई आज नहीं गाड़ी पहुंची, अगर कुछ इमरजेंसी हुई तो क्या होगा. आपको क्या लगता है, नींद आती होगी, चैन आता होगा? नहीं होता था भाई. आप सोचो, आज आप लिखोगे कि भाई मेरी ड्रीम कार ऑडी है या i20 है या लेट्स से मारुति है. अगर रात में मारुति 800 नहीं आई आपके घर के सामने या ऑडी नहीं खड़ी हुई आपके घर के सामने, तो क्या आपकी नींद चली जाती है? क्या आप उठ के बैठ जाते हो बिस्तर से? नहीं ना. सो वो एक रीजन चाहिए कि उसकी याद आते ही ना आपकी खोपड़ी घूम जाए, आप उठ के बैठ जाओ, आपकी नींद चली जाए. इसीलिए कहते हैं कि सपने वो होते हैं जो सुलाते नहीं है. सपने वो नहीं होते हैं जो रात में सोते हुए देखे जाते हैं. सपने वो होते हैं कि जब उनकी याद आ जाए तो नींद कल चली जाए. सो आस्क योरसेल्फ, आपकी जिंदगी का वो एक रीजन, वो दो रीजन, वो तीन रीजन, चार रीजन, वो कौन सा ऐसा रीजन है जिसके लिए आप कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो, कुछ भी करने को तैयार हो. याद करो कोई ऐसी चीज जो अपने माँ बाप को आप देना चाहते हो, कोई ऐसी चीज जो आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए करना चाहते हो, कोई ऐसी चीज जो अपने बच्चे के लिए करना चाहते हो. लेट मी टेल यू वन थिंग, मैक्सिमम लोग पता है क्या बोलते हैं कि भाई मैं ये बिजनेस ना अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए करना चाहता हूं, अच्छा पैसा आएगा तो अच्छा स्कूल एंड ऑल. लेट मी टेल यू वन थिंग, अच्छा स्कूल की डेफिनेशन क्या है? अच्छे स्कूल की डेफिनेशन ये होती, आपकी नजर से ये होती है, वो डिसाइड करता है कि आपकी जेब में पैसा कितना है. जितना पैसा होता है उसके हिसाब से आप डिसाइड कर लेते हो कि बच्चे का स्कूल कौन सा अच्छा है. आप कभी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं मारते हो कि भाई बेस्ट स्कूल कौन सा है. बेस्ट स्कूलिंग दुनिया में सिंगापुर जैसी जगहों पे होती है. कभी आपने सोचा है कि क्या बच्चे को विदेश पढ़ने के लिए भेज सकते हैं? आप वहां पे लॉजिक देना शुरू कर दोगे, देश में भी तो अच्छे स्कूल हैं, देश में भी तो अच्छी चीजें हैं. भाई कितने ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं अपने ही देश में जहां पे बच्चे को स्कूल में हॉलीडे चाहिए था कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाए और उसने अपने ही स्कूल में किसी बच्चे को नुकसान पहुंचा दिया, मार दिया या कुछ भी कर दिया. सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रियलाइज दिस रीजन, दिस ड्रीम, दिस वाई. मैं इसको और भी बोलता हूं, भाई धरती पे पैदा किस लिए हुए हो आप धरती पे पैदा क्यों हुए? कभी आपने सोचा है? कभी बैठ के ये एक बार भी दिमाग लगाया है कि धरती पे आए क्यों हैं? क्यों आए हो भाई? आए हो 20-25 साल आप नौकरी करोगे और चुपचाप चले भी जाओगे, इसलिए नहीं आए हो भाई. और आज की डेट में तो मैं ये बात बोल रहा हूं, जो करंट सिनेरियो चल रहा है, इस करंट सिनेरियो में अगर आपके पास क्यूनेट है और अगर आप ये बिजनेस कर सकते हो ना, तो कोई तो रीजन है. आप उसको समझ नहीं रहे हो, उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो. पूरी दुनिया में जब सारा काम धाम बंद है, आपका बिजनेस चल रहा है. आप अपने घर में बैठे हो, पोर्टल चल रहा है, ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, हम वेलकम ट्रेनिंग सारी हो रही हैं, सारे सिस्टम हो रहे हैं, सारे वीसेल हो रहे हैं, सारे प्लान्स हो रहे हैं. आपका बिजनेस नहीं रुका. आपको क्या लगता है ऊपर वाला चाह लेता तो आपका बिजनेस नहीं रुक जाता क्या? एक चुटकी पूरी दुनिया रुक गई है, बट आपका बिजनेस नहीं रुका है. कभी इस तरीके से सोचा है, सोचने की कोशिश की है कि भाई ये बिजनेस आपकी जिंदगी में क्या लेकर के आया है? सोचो आप इसको और ढूंढ के निकालो वो रीजन कि क्यों करना है ये बिजनेस. जब से ये शुरू हुआ ना कि हम घर के लॉकडाउन शुरू हुआ, हम अपने घर के बाहर नहीं जा सकते और कुछ कर नहीं सकते, तब से मेरे दिमाग में ना, हम जितने आपके आईएसपीज एंड एडवांस आईएसपी जितने अप्लायंस हैं, हम सब ने बैठ के डिसाइड किया था कि भाई दिस इज द टाइम फॉर अस टू टेक द चार्ज इन आवर हैंड. ये टाइम आ गया कि हम और मेहनत करें, क्योंकि दिस इज द टाइम. लोगों को लॉकडाउन की पड़ी है, लोगों को अपने फिजिकल सेफ्टी की पड़ी है, बट भाई एट द सेम टाइम फाइनेंशियल सेफ्टी भी तो जरूरी है, फाइनेंशियल सेफ्टी भी तो जरूरी है. अगर ये लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद क्या सिनेरियो होगा? कभी किसी ने सोचने की कोशिश की है? कितने लोगों की सैलरी कट, कितने लोगों का जॉब भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है. सो अगर हमारे पास कुछ ऐसा है जो हम लोगों को दे सकते हैं, देन व्हाई नॉट? सो फिगर आउट दैट रीजन व्हाई डू यू वांट टू डू द बिजनेस. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. 90% अगर आपने बिजनेस शुरू करते समय इस पे फोकस नहीं किया,
और अगर आपने हाउ पे फोकस किया, कैसे करना है, तो बिजनेस का पहला गलत मूव जो होता है ना, पहला गलत टर्न जो होता है ना, वो यही होता है। लोग वाई पे फोकस नहीं करते हैं, लोग हाउ पे फोकस करने लगते हैं। कैसे करूं, क्या बोलूं, अरे भाई ये तो सोचो ना, क्यों करना है, वो कैसे सब बाहर, सब 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 आ जाता है। मैंने एग्जाम्पल दिया ना कि अगर आपको बोला जाए दिल्ली से जयपुर 3 घंटे में पहुंच जाना है, और पहुंचते ही ये भी बता दिया जाए कि भाई इस होटल में पहुंच जाओ, तो आपको 5 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, और आपको ना कोई मैप बताया है, ना कोई गाड़ी दी है, ना ये बताया है कि रास्ता क्या है, सिर्फ ये भी नहीं आपको पता है कि जयपुर में किस लोकेशन पे वो होटल है, आप अपने तरीके से ढूंढ लोगे। वॉइस नहीं आ रही है, इज इट ओके? आवाज आ रही है? इज इट ऑडिबल? ओके, so they are saying it is yes, it's audible. Okay, good है, good है, good है, आ गया जी भाई, आ गया। So it is important for you to understand this. आप उठा के देख लीजिए, जितने आपके अपलाइंस हैं, जितने अपलाइंस हैं या जितने सक्सेसफुल फिगर्स हैं, उन सब में सिर्फ एक बात कॉमन मिलेगी आपको, उनका रीजन बहुत स्ट्रांग था। उनका रीजन बहुत स्ट्रांग था। कुछ भी हो जाता था ना, वो इसकी वजह से बिजनेस में जिंदा रहते थे। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज विच यू नीड टू फिगर ऑन। सबसे ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनल चेंज जो है वो यही है, वाई। और इसी को लोग सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। लोगों को लगता है कि नहीं भाई, पहले हाउ वाले पे फोकस कर लेते हैं, आप बताओ कैसे प्लान दिखाना है, आप बताओ कैसे बात करनी है। भाई ये रीजन क्लियर हो गया ना दोस्त, ये रीजन क्लियर हो गया ना, क्यों करना है, पर्पस क्या है, पैदा क्यों हुए हो, जिस दिन ये समझ में आ गया ना दोस्त, उस दिन आप सब कुछ निकाल लोगे, सब कुछ कर लोगे आप। आपको आपके अपलाइन की बातें समझ में आएंगी, आपको बुक्स समझ में आएंगी, आपकी वीडियो समझ में आएंगी, आपकी ट्रेनिंग समझ में आएंगी। लेकिन अगर ये क्लियर नहीं है ना, तो फिर तो बहुत मुश्किल होगी। और जब तक ये क्लियर ना हो, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, कि जब तक ये क्लियर ना हो ना, तब तक प्लीज किसी से बात मत करो बिजनेस की, आप प्लीज मत करो, ये क्लियर कर लो। और मैंने जो एक्सरसाइज आपको आज बोली है ना, जो ड्रीम लिस्ट बनाने की एक्सरसाइज मैंने जो बोली है ना, जो 20 या उससे ज्यादा पॉइंटर्स लिस्ट आपको बनानी है, आप वो करके देखो, आपको एक ऐसा इमोशनल रीजन जरूर मिलेगा जो आपको ऐसी उंगली करेगा ना कि बाकी लोगों की उंगली आपको समझ में नहीं आएगी। वो जो लोग थोड़ी सी उंगली होते ही लोग डर जाते हैं ना, भगवान क्या हो गया, ऐसी उंगली अपने लिए ढूंढ लो ना कि बाकी कुछ समझ में ना आए। ओके, सो मेक श्योर दैट यू नो दैट व्हाई आर यू डूइंग दिस बिजनेस। और आज तक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है, क्यों हमारे साथ ये दिक्कत होती है, क्यों हम इस पे फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि आज तक हमने जितनी नौकरी की है, आज तक हमने जितने बिजनेस किए हैं, कभी हमको किसी ने समझाया ही नहीं कि क्यों। लोगों ने बोला डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, पैसे आएंगे, पैसे आएंगे, बट व्हाट्स द बेसिक मेन रीजन व्हाई? सो फोकस ऑन दिस थिंग। सबसे ज्यादा टाइम आपको इसी बात पे ध्यान देना चाहिए, इसी बात पे रखना, फोकस करना चाहिए कि रीजन क्या है, वाई क्या है आपका। एक बार वाई ढूंढ ढूंढ लिया ना भाई, बाकी सब कुछ ढूंढ लोगे आप। ओके, एंड मेक श्योर दैट यू ऑल आर अटेंडिंग। अगर आपका वाई क्लियर होगा ना, तो आप लगातार बने रहोगे। 2 घंटा आज अगर आप अपनी जिंदगी का निकाल के अभी बैठे रहे और लगे रहे, आई कैन प्रॉमिस यू वन थिंग, कि बाय एंड ऑफ दिस वेलकम ना आपकी खोपड़ी हिल गई तो नाम बदल देना आप मेरा, खोपड़ी हिला दूंगा आज आप लोगों की मैं। सो मेक श्योर दैट यू आर हियर एंड यू आर लिसनिंग ईच एंड एवरी वर्ड। ओके, second internal change, this was the first internal change. The second internal change is faith and belief. अब ये फेथ और बिलीफ क्या होता है? फेथ आस्था, एक लड़की का नाम, और बिलीफ विश्वास का, एक लड़के का नाम। सो फेथ हो गया फीमेल और बिलीफ हो गया विश्वास मेल। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको फेथ एंड बिलीफ का मतलब समझ में आना चाहिए। क्यों समझ में आना चाहिए? क्योंकि समझ में आएगा तभी ये इंटरनल चेंज आप कर पाओगे। फेथ का मतलब होता है आस्था। आपको भगवान में आस्था है, आपको अल्लाह में आस्था है, आपको गुरु नानक, आपको अपने किसी न किसी भगवान में या किसी न किसी सुपर पावर में आस्था है। आपने क्या देखा है भगवान को?
मुझे नहीं लगता किसी ने भी वो सुपर पावर को देखा होगा या किसी ने भी उस भगवान को देखा होगा, बट आस्था तो है ना। आस्था तो है ना। आप ये मानते तो है ना कि कोई सुपर पावर, कोई भगवान, कोई तो है ना। मानते हैं ना। ओके, सो टेल मी वन थिंग, कि ये फिर बिलीफ क्या होता है? ये बिलीफ क्या है फिर? आस्था है आपको भगवान में, आपने भगवान को देखा नहीं, बट आपको भगवान में आस्था है। आप जानते हैं कि भगवान कहीं तो एग्जिस्ट करता है, कुछ तो कहता है। पता है ये बिलीफ कब कन्वर्ट होता है, कब आपको समझ में आता है कि ये बिलीफ आपको कब आता है? जब किसी मुसीबत पे पड़ेंगे ना, आपके ऊपर जब भी कोई मुसीबत आती है ना, आप सबसे पहले भगवान को याद करते हैं। करेक्ट? और कई बार ऐसा हुआ है कि आपने भगवान को याद किया किसी मुश्किल वक्त में, और कुछ इधर उधर दाएं बाएं कुछ सिचुएशन बदली, और आप सडनली उस सिचुएशन से बाहर निकल गए। सडनली आप सिचुएशन को हैंडल कर गए, सडनली उस सिचुएशन ने आपको, आप उस सिचुएशन से बच गए। ऑन दैट डे यू से, उस दिन आपको भगवान पे भरोसा भी आ जाता है कि अब तक आस्था थी कि कोई भगवान होता है, आस्था थी, बट जब कुछ ऐसा होता है तब आपको भरोसा आ जाता है कि हाँ, विश्वास आ जाता है कि हाँ, भगवान जैसी कोई चीज है। सो ये जो बिजनेस जब आप शुरू करते हैं ना, तो आप 100 फेथ से बिजनेस शुरू करते हैं, 100% आस्था से बिजनेस शुरू करते हैं, आस्था से जब बिजनेस शुरू करते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद, 4 साल, 5 साल, 6 साल, जब आप बिजनेस में कुछ किसी लायक बन जाते हैं ना, तब आपको समझ में आता है, और तब आपको इस बिजनेस में आपका विश्वास बन जाता है। अगर आज मैं आपको बोलूं ना, जब मैंने बिजनेस शुरू किया था, तो मैं डॉक्टर था, प्रैक्टिस करता था, अभी नहीं प्रैक्टिस करता हूं, बट आज 8 साल बाद, 8 साल 2 महीने बाद, मैं ये बोल सकता हूं कि नहीं प्रैक्टिस करता हूं, बट आज 8 साल बाद, 8 साल 2 महीने बाद, मैं ये बोल सकता हूं कि मुझे इस बिजनेस में आस्था थी 100%, लेकिन विश्वास अब जाके आया है। जब काउंटर पे पैसा आता है, तब विश्वास होता है, तब विश्वास बनता है। लेकिन बिजनेस ये होता तभी है जब आप इसको 100% आस्था के साथ शुरू करें। सो इंटरनल चेंज आस्था के साथ, 100% आस्था के साथ। और ये आस्था ना केवल 100% होती है, ये कभी ऐसा नहीं होता कि 99% आस्था, ऐसा नहीं होता है। इट इज जस्ट लाइक अ प्रेग्नेंट लेडी, अ लेडी इज इधर प्रेग्नेंट और नॉट प्रेग्नेंट, या तो है या नहीं है। ऐसा नहीं होता कि 99% प्रेग्नेंट है और 1% नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। सो अगर आपको लगता है कि 1% भी डाउट है ना, तो आपकी आस्था फिर 0% है, फिर वो 99% नहीं है। एंड दैट्स व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड, यही मैं चाहता हूं कि आप इसको समझो। एक और एग्जाम्पल से समझाता हूं। हाइलाइट्स मोड का आपने नाम सुना होगा कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज हाइलाइट्स मोड। कैसे इस आस्था को जिंदा रखना है, कैसे समझना है कि ये अगर कैसे कैसे इसको, इस आस्था को कैसे फील करना है, कैसे समझना है कि आस्था है क्या। ओके, ओके, सो दिस इस आस्था को समझना कैसे है। मान लो इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है, वर्ल्ड कप फाइनल, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, या हाईलाइट मोड मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इंडिया और पाकिस्तान का लेट्स से मैच चल रहा है। ओके, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, फाइनल है, और आप ऑफिस में हो। आप ऐसी जगह पे काम करते हो जो कंपनी शायद यूएस बेस्ड कंपनी है, उसमें जो बॉस है वो शायद यूएस का है, और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इंडिया से हो, आप किस कंट्री से हो, आपके यहाँ क्या क्रिकेट है। और जिस दिन फाइनल है, और आखिरी का जब फाइनल चल रहा है, आखिरी के 2 घंटे, या मैच जो 2020 है, 3 घंटे का जो मैच चल रहा है, उस समय उसने कोई बोर्ड मीटिंग रख ली। अगर उसने कोई बोर्ड मीटिंग रख ली, तो आप सिर्फ उस बोर्ड मीटिंग पे फोकस कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। उसने मोबाइल, लैपटॉप सब बंद करा दिया, कोई कनेक्टिविटी नहीं छोड़ी कि आप किसी भी तरीके से आप उसको कनेक्ट कर पाओ, सब कुछ बंद करा दिया। सो टेल मी वन थिंग, अगर ऐसा हो, अब बोर्ड मीटिंग खत्म हुई, आप बाहर निकले ऑफिस से, आप ऑफिस से, आप देख रहे हो कि लोग इंडिया का फ्लैग लिए घूम रहे हैं, चारों तरफ पटाखे बज रहे हैं। मतलब क्या हुआ इसका? इंडिया मैच जीत गई। अब घर पहुंचते हो तो आप हाइलाइट्स देखना शुरू करते हो, और अभी तक आपको कुछ पता नहीं है, सिर्फ आपको बाहर के एनवायरनमेंट से पता लग रहा है, लोग झंडे लेके घूमने लगे तो इंडिया जीत गई। अब जब आप हाइलाइट्स देखना शुरू करते हो, तो आप देखते हो कि पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की और 20 ओवर में 250 रन बना डाले।
20 ओवर में 250 रन T20 में बहुत बड़े रन होते हैं और लगता है कि बस अब तो इंडिया हार ही जाएगी, अब तो इंडिया हारेगी ही हारेगी। ओके, नाउ जब इंडिया की बैटिंग आती है और आप हाइलाइट्स देख रहे हो, अगर आप इंडिया, okay, someone said no, I'm not reading the comments, basically I'm focusing on this कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ओके, सो इंडिया का बैटिंग शुरू होती है और बैटिंग शुरू होते ही 20 रन पे 3 लोग आउट हो जाते हैं। तीन तीन लोग आउट हो जाते हैं। 50 रन तक होते होते विराट कोहली भी आउट, रोहित शर्मा भी आउट और धोनी भी आउट। अब आप जरा वो सिचुएशन सोचो कि उस सिचुएशन में आपके दिमाग में क्या बात आएगी। आपको मैच का रिजल्ट पता है, आपको पता है कि इंडिया जीत चुकी है। अब आपको डाउट आएगा या आपको एक्साइटमेंट होगा? अगर रिजल्ट नहीं पता होता, अगर रिजल्ट नहीं पता होता तो आपको क्या आता? डाउट। अरे यार, ये लोग ना हमेशा मैच फिक्सिंग कर देते हैं, इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप फाइनल कैसे हार सकती है? रोहित शर्मा भी आउट, धोनी भी आउट, कोहली भी आउट, खत्म, बर्बाद है हमारी टीम, खाली पेपर पे अच्छी है, फाइनल नहीं। आप उस जोन में चले जाओगे। लेकिन जब आपको रिजल्ट पता है, जब आपको रिजल्ट पता है कि भाई इंडिया मैच जीत चुकी है, तो आपको यह डाउट नहीं होगा, आपको एक्साइटमेंट होगा कि भाई बनाए किसने रन? 250 रन, 5 लोग आउट हो चुके हैं 50 रन पे और मेन में बॉलर ये चले गए, आज खेला कौन? सो इन दैट जोन, दैट इज द जोन ऑफ दैट फेथ, कि आपको पता है कि हम मैच जीते हुए हैं, आपको पता है कि ये बिजनेस आपके लिए वर्क करेगा ही करेगा, आपको पता है कि ये बिजनेस में अगर आ गए तो सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। और जब वो एक एक करके सक्सेस मिलती चली जाएगी ना, तो ये आपका ये जो फेथ है ना कि हम मैच जीते ही जीते हैं, वो बिलीफ में, विश्वास में कन्वर्ट होता जाएगा। ओके, अब ये फेथ एंड बिलीफ आपको होना किसमें चाहिए? ये फेथ एंड बिलीफ आपको होना चाहिए सबसे पहले गॉड में। ये फेथ एंड बिलीफ सबसे पहले आपको होना चाहिए गॉड में। गॉड में कैसे? गॉड में क्या? फेथ एंड बिलीफ, सबसे पहले फेथ एंड बिलीफ होना चाहिए गॉड में, उस सुपर पावर में जिसने आपको ये बिजनेस दिया। मैं हमेशा ये बात मानता हूं कि ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया क्योंकि मैंने ही कभी ना कभी मांगा था। आप सब ने, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आप जितने लोग बिजनेस में हैं, क्यूनेट में हैं, कहीं ना कहीं आप सब ने अपनी जिंदगी में ये बात भगवान से मांगी थी। कोई ना कोई डिफिकल्ट सिचुएशन रही होगी जब आपने भगवान से प्रे किया होगा कि भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे ये चाहिए, भगवान मुझे ये दे दो। और अब जब भगवान ने आपको दे दिया है तो आप उस पर डाउट कर रहे हो, मुझसे होगा कि नहीं, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं। भगवान ने आपके ऊपर डाउट नहीं किया भाई, भगवान ने आपको दिया है। इट्स जस्ट सिंपल दैट कि आपने भगवान से संतरे का जूस मांगा, एप्पल का जूस मांगा, तो भगवान ने आपको एप्पल दे दिया या संतरा दे दिया। दिस इज एज सिंपल एज दैट। जूस तो खुद मेहनत करके निकालना पड़ेगा। और अगर आपकी जिंदगी में क्यूनेट आया है, अगर आपकी जिंदगी में क्यूनेट आया है, तो देयर इज अ रीजन, देयर हैव दैट फेथ कि ऊपर वाले ने किसी न किसी रीजन से दिया होगा यह बिजनेस आपको, किसी न किसी रीजन से दिया होगा। अदरवाइज मैं भी शायद अभी प्रैक्टिस ही कर रहा होता, लेकिन शायद भगवान को पता था कि मैं डॉक्टरी से शायद उतने लोगों की हेल्प नहीं कर पाऊंगा जितने लोगों की आज हेल्प मैं बिजनेस के थ्रू कर पा रहा हूं। और कहीं ना कहीं शायद मैंने जरूर मांगा होगा, तो भगवान ने जब मुझे दिया ना यह मौका, तो फिर मैंने इसको डाउट नहीं किया उस पर, बस लग गया कि भाई अब ये करना है। दूसरा फेथ एंड बिलीफ, योरसेल्फ। भगवान ने आपको ये बिजनेस देते हुए डाउट नहीं किया। आप कौन होते हो डाउट करने वाले? आप किस बात का डाउट कर रहे हो भाई? आप कहते हो मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे नहीं होगा, मेरी एज ज्यादा हो गई है तो नहीं होगा, मैं बहुत यंग हूं तो नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऊपर वाले ने जिस सिचुएशन में भी, जिस डिग्री के साथ भी, जिस नॉलेज के साथ भी, अगर ऊपर वाले ने ये बिजनेस आपको दिया है तो सोच समझ के दिया है। इसका मतलब आप इसको करने के लिए कैपेबल हो। आपको वो भरोसा होना चाहिए, वो फेथ, आपको वो आस्था होनी चाहिए।
बस आपको मेहनत करनी है, तब ये विश्वास में कन्वर्ट होगा कि हाँ, ऊपर वाले ने सही दिया था आपको। सो सेकंड, फेथ एंड बिलीफ इज योरसेल्फ। थर्ड, फेथ एंड बिलीफ किसमें? इस बिजनेस में या इस इंडस्ट्री पे। मैं हमेशा बोलता हूं कि ये जो फेथ एंड बिलीफ है ना, अपने बिजनेस पे या अपनी इंडस्ट्री पे, ये नॉलेज से आता है। जितनी ज्यादा आप पढ़ाई करेंगे, जितनी ज्यादा इस बिजनेस के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में नॉलेज रखेंगे, ये फेथ एंड बिलीफ उसी से आता है, ये उसी से आता है। सो पढ़ने के लिए सही चीजें पढ़िए। जाइए, अगर आपको गूगल से ही पढ़ना है तो सही चीजें निकाल करके पढ़िए। वो मत पढ़िए जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, आप सही चीजें पढ़िए, अपने अपलाइन से सही चीजों को समझिए। और मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई, इस पे बहुत काम किया जाना चाहिए, क्योंकि यही है जो आपका फेथ पे ना डाउट डालता है। 1%, 0.1% भी अगर इसने डाउट डाल दिया ना, तो फिर मुश्किल हो जाती है। आप कितने भी सुपर पावर क्यों ना हो, आपको अगर नॉलेज नहीं है अपने बिजनेस के बारे में, अपने कंपनसेशन प्लान के बारे में, अपने अप्लायंस के बारे में, अपनी इंडस्ट्री के बारे में, मैं हमेशा एक छोटी सी बात इस पे जरूर बोलता हूं कि भाई, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज अ न्यू इंडस्ट्री, इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट इंडस्ट्री। किसी जमाने में आटा दे करके चावल लेते थे, उसको बार्टर सिस्टम बोलते थे। किसी जमाने में कोई सामान लेने घर से बाहर ही जाना पड़ता था। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि भाई, सब्जी भी घर पे डिलीवर हो सकती है ऑनलाइन। बट आज की डेट में ऑनलाइन हो रहा है ना, ये सब हो रहा है ना, तो चीजें बदल रही हैं। अपनी इंडस्ट्री को जानो आप लोग, और जानोगे कैसे? नॉलेज, वीडियोस, किताबें। ये गड़बड़ तभी होता है जब आप अपनी नॉलेज अपग्रेड नहीं करते हो। चौथा फेथ एंड बिलीफ जिस पे होना चाहिए वो है आपका सिस्टम और आपकी टीम। लेट मी टेल यू वन थिंग, बहुत से लोग हैं ना जो अपने अप्लायंस पे डाउट करते हैं कि अरे यार, ये अप्लाइन। भाई, एक बात बताओ, जिसने भी आपको साइन अप किया है ना, जो भी आपका अपलाइन है ना, कोई तो रीजन है। आपने अपना अपलाइन खुद नहीं चूज किया था, आपका अपलाइन आपके पास आया था। कोई तो रीजन होगा। आप समझो कि मुझे साइन अप किया ओनील भाई ने। ओनील भाई की सिस्टर है शिप्रा, वो बैंगलोर में थी। बैंगलोर के और उनके जो अपलाइन थे वो थे दिल्ली में। दिल्ली में रहने वाला बंदा साइन अप करता है किसी को बैंगलोर में, और बैंगलोर में रहने वाली लेडी साइन अप करती है किसी को दिल्ली में, और फिर मैं साइन अप होता हूं और मैं दिल्ली में रहता हूं। तो ये जो सर्कल घुमाया ऊपर वाले ने, कोई तो रीजन होगा ना भाई। देयर इज अ रीजन व्हाई यू आर पार्ट ऑफ दिस टीम, व्हाई यू आर पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। देयर इज अ रीजन, एंड हैव फेथ इन दिस। एंड आई एम टेलिंग यू कि अपने बिजनेस में क्यूनेट इज अ कंपनी। बहुत ढेर सारी टीमें हैं। द फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम ऑफ क्यूनेट इज इंफिनिटी। द फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्ट ऑफ दैट टीम इज सचिन भाई's टीम। सचिन भाई's टीम की टीम का फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्ट इज माते का टीम, शिप्रा's टीम, एंड वी आर पार्ट ऑफ दैट टीम। Okay, so make sure that you have that 100% faith in the system, in the business, in yourself and God. Okay, next let's talk about the next internal change. The next internal change is the priority. आप याद रखना, ये सारे इंटरनल चेंजेस मैं अभी समराइज भी करूंगा, आप लिखते जाना कि ये इंटरनल चेंजेस क्या हैं। द थर्ड इंटरनल चेंज इज प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब क्या? अभी आपकी जिंदगी में आपकी नौकरी थी, आपकी फैमिली थी, और आपके पास सिर्फ 24 आवर्स थे, 24 घंटे ही थे, सातों दिन खर्च करने के लिए, और आपका पूरा शेड्यूल फिक्स है। मंडे का, ट्यूसडे का, वेंसडे का, थर्सडे का, हर दिन का आपका शेड्यूल पूरी तरीके से फिक्स है कि नहीं? पूरा फिक्स है। अगर आपका शेड्यूल पूरी तरीके से फिक्स है, अगर आपका शेड्यूल पूरी तरीके से फिक्स है, तो उसी में अब आपको ये बिजनेस भी करना है, उसी में अब आपको ये बिजनेस भी करना है। तो इसका मतलब आपको अपने 24 घंटे का वो जो शेड्यूल है ना, उसमें इसको एडजस्ट करना है। डेली 2 घंटे 4 घंटे का ये जो बिजनेस है, उसको इसमें एडजस्ट करना है। सो अब उन्हीं 24 घंटे में से डेली बेसिस में 3-4 घंटे का टाइम आपको निकालना है। और ये तभी हो सकता है जब आप इसको प्रायोरिटी में सेट करें कि कौन सा काम पहले, फिर उसके बाद कौन सा काम, फिर उसके बाद कौन सा काम, फिर उसके बाद कौन सा काम, फिर उसके बाद कौन सा काम।
सो सबसे पहली प्रायोरिटी जो आपको सेट करनी है वो है गॉड, ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी। इनफैक्ट इसको हम एथिक्स भी बोल सकते हैं, भगवान, ह्यूमैनिटी, इंसानियत, सच्चाई से काम करना। द फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी दिस। ये बिजनेस ना कभी लोगों का नुकसान करके आपको सक्सेसफुल नहीं बना सकता। ये कभी नहीं हो सकता कि लोगों का नुकसान हो और आपका बिजनेस चल जाए। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ओके, हो ही नहीं सकता। और हमेशा हमेशा वो जो होता है ना, आदत होती है, हमको लगता है कि बिजनेस में ना थोड़ा बहुत इधर उधर करेंगे तो चलेगा। भाई, लोग किसी भी प्रोफेशन में थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन यहां नहीं हो सकता। यहां नहीं हो सकता, एकदम क्लियरली आपको बता रहा हूं। अगर आपने कुछ सोच रखा है कि किसी को कुछ गलत बोल के साइन अप कर लूंगा, किसी को कुछ घुमा के साइन अप कर लूंगा, नहीं भाई, प्लीज मत करना, ये प्लीज मत करना। और ये अभी क्लियर कर लो, मैंने बोला ना इंटरनल चेंज, अभी यहां पे क्लियर कर लो कि ये बिजनेस तो सच बोल के ही करना है। ये बिजनेस तो सच बोल करके ही करना है। ये बिजनेस बिना सच बोले नहीं होगा। दिस इज एज सिंपल एज दैट। लोगों की हेल्प करके ही आप आगे बढ़ सकते हो इस बिजनेस में, एंड दैट्स व्हाट द फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी। और इनफैक्ट आगे भी, अगर मान लो आप बिजनेस में कहीं ट्रेनिंग में जा रहे हो, कहीं प्लान में जा रहे हो, खुदा ना खास्ता अगर आपको कहाँ कोई दिखता है कि कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई, प्लीज ट्रेनिंग में मत जाओ। आप वो मेडिकल इमरजेंसी अटेंड करो अगर आप उसमें कुछ कर सकते हो तो। आप उस एक्सीडेंट वाले बंदे को हॉस्पिटल पहुंचाओ अगर आप वो पहुंचा सकते हो तो। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन गोइंग टू ट्रेनिंग। ट्रेनिंग फिर हो जाएगी, आपका अपलाइन कर देगा, बट बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग। हम क्यों आज की डेट में हम क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम अभी लाइफ पे आ रहे हैं, या क्यों हम सिस्टम में आने की कोशिश कर रहे हैं, या हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि हमको लग रहा है दैट वी हैव द मैक्सिमम एक्सपीरियंस विद अस। और अब जब हम टेक्नोलॉजी के थ्रू ही काम कर रहे हैं, देन व्हाई नॉट टू टॉक टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। मैंने आज तक आप में से शायद 1000-2000 लोगों का वेलकम लिया होगा, बट आज अप्रोक्सीमेटली 10,000 पीपल आर अटेंडिंग वेलकम एज ऑफ नाउ। कभी इधर कभी उधर करके 5,000 के, बट दे आर अटेंडिंग। एटलीस्ट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट। दैट्स व्हाट, यही सीखा है हमने इस बिजनेस पे। और हम जब पहले दिन से आए थे ना, तब से हम यही थॉट लेके आए थे। अदरवाइज डॉक्टरी नहीं छूटी होती भाई, अदरवाइज शायद प्रैक्टिस ही कर रहा होता मैं। अगर यहां जरा भी इधर उधर 3-5 होता ना, तो मैं यहां नहीं होता। क्योंकि मैं 3-5 करने वाला इंसान नहीं हूं, मेरे पास इतना दिमाग नहीं है। ओके, सो द फर्स्ट प्रायोरिटी इज गॉड और ह्यूमैनिटी। द सेकेंड प्रायोरिटी इज योर फैमिली। द सेकेंड प्रायोरिटी इज योर फैमिली। अब ये फैमिली एक्सक्यूज नहीं बनना चाहिए। अब ये फैमिली एक्सक्यूज नहीं बनना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसी को एक्सक्यूज बना लेते हैं। मान लीजिए अभी तो आप सब लोग घर पे हैं, वो अभी उसकी भी बात करेंगे, जो आप लोग घर पे हैं आपको क्या करना चाहिए। बट यूजुअली मान लीजिए जैसे अपलाइन आपका बोलता है कि भाई संडे को सिस्टम आना है, संडे इज द फैमिली डे, संडे इज अ फैमिली डे। एंड लेट मी एक्सप्लेन दैट फैमिली डे, वो कैसा फैमिली डे होता है। संडे के दिन, छुट्टी का दिन जो होता है ना, आई कैन कनेक्ट विथ 3-5, इट इज आई डोंट नो क्या है, किसी का तो कुछ होगा, दे आर सेइंग इट्स गुड। सो संडे का दिन यूजुअली फैमिली डे होता है। फैमिली डे, राजा साहब सुबह सुबह जागेंगे, टीवी के सामने बैठेंगे, रिमोट लेंगे और चैनल बदल बदल के सेम न्यूज देखेंगे। एक ही न्यूज हर चैनल पे आ रही होती है। और राजा साहब उठ के ये करेंगे, जो क्वीन है घर की वो उठेंगी और किचन में जाके काम करेंगी। बच्चों को पता ही नहीं होता वो क्या करेंगे। इसको हम फैमिली डे समझते हैं, इसको हम हॉलीडे समझते हैं। नो इट इज नॉट, नो इट इज नॉट। अगर आपको फैमिली के साथ ही कुछ स्पेंड करना है ना, तो आइडियली ये होना चाहिए कि आप तीनों लोग, पूरा परिवार, बच्चे, बीवी एंड पतिदेव, सब लोग एक साथ बैठ के या तो खाना खाएं या कहीं जाएं किसी हॉलीडे। दैट इज कॉल्ड एज फैमिली टाइम। एक्चुअली हमने देखा ही नहीं ना कि अच्छा फैमिली टाइम होता क्या है। जब हमने देखा ही नहीं कि अच्छा फैमिली टाइम क्या होता है, तो हमको पता क्या, हमको पता होना चाहिए ना कि अच्छा फैमिली टाइम होता क्या है। ओके, so family should be your reason to do the business. Family should not be a reason to give excuse in the business. ये वो reason होना चाहिए।
जितने अपलाइंस है ना, सबकी कहानियां आप उठा के देख लो। चाहे माते की कहानी आप उठा के देख लो कि उनके बेटे को का एक्सीडेंट हो गया, बावजूद उसके बिजनेस में गई। चाहे अनिल भाई की कहानी उठा के देख लो कि बेटी का सर, वाइफ की डिलीवरी हो रही थी, बेटी का सर फट गया, बट बावजूद उसके जाके उन्होंने प्लान दिखाया। So they were doing, the reason to do the business was, the reason to do the business was, the reason to do the business was their family, not an excuse. And you also have to go on the similar path. That your reason should be, your family should be your reason to do the business, not an excuse. ठीक है। इसमें एक और चीज, प्रायोरिटी में ना, गॉड में भी ना, कई बार लोग, इनको लगता है कि पूजा पाठ वाला काम पहले है। भाई आपको भी पता है कि आप पूजा पाठ कैसे करते हो, आपको भी पता है। ओके। थर्ड, थर्ड प्रायोरिटी इज योर जॉब और योर बिजनेस। मैंने कई लोगों को देखा है उनकी, उनको लगता है कि क्यूनेट में आते ही नौकरी छोड़ देनी चाहिए। भाई ये गलती नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपका अपलाइन आपको पूरा रोड मैप बना के देगा कि आपको कब क्या क्या करना है। क्योंकि अभी आप ये बिजनेस जो शुरू कर पा रहे हैं ना, वो अपनी जॉब या अपने बिजनेस की वजह से ही शुरू कर पा रहे हैं। सो I have full respect for the people who are going to the job or doing their business. Please, तीसरी प्रायोरिटी आपकी जॉब या आपका बिजनेस ही होना चाहिए। यहां और कोई प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। तीसरी प्रायोरिटी यही होनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम एक्सक्यूज भी नहीं होना चाहिए। ओके। चौथी प्रायोरिटी, नाउ कम्स द फोर्थ प्रायोरिटी, and that is called as QNET. Now this fourth priority is the most important priority. इसी प्रायोरिटी को हम यूजुअली लास्ट प्रायोरिटी बना देते हैं, जो कि हमको नहीं बनाना है। द फोर्थ प्रायोरिटी हैज टू बी QNET. अब यहां पे चौथी प्रायोरिटी, पड़ोसी का बर्थडे, किसी की शादी, इनके फ्रेंड का कुछ और। भाई प्लीज अगले 4 से 5 साल के लिए ना, मेक श्योर दैट दिस प्रायोरिटी इज योर बिजनेस। बिकॉज ये जब देगा ना, तो ये धीरे धीरे टाइम टू टाइम ना, यही इसके ऊपर फिर यही प्रायोरिटी ऊपर चलती चली आती है। आज की डेट में मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी का जो टॉप प्रायोरिटी है ना, वो बिजनेस ही है। क्योंकि इस बिजनेस के थ्रू ही ये मैं सब कुछ कवर कर पा रहा हूं। पूजा पाठ, ह्यूमैनिटी, सब कुछ इसी के थ्रू हो रहा है। आज की डेट में हम सब लोग अपने अपने घर में फंसे हैं, कोई घर के बाहर नहीं जा सकता। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो बाहर जाके लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। अरे भाई, अगर आप सच में लोगों की हेल्प करना चाहते हो, देन व्हाई यू आर नॉट शोइंग देम द प्लान? क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्यों ये प्लान क्यों नहीं दिखा रहे हो? आपको क्या लगता है ये बिजनेस उनकी जिंदगी में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता? दिस विल डेफिनेटली कंट्रीब्यूट इन देयर लाइफ, इन देयर बिजनेस, इन देयर लाइफ। वॉक, थिंक लाइक दैट ना। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू व्हेन वी कैन टॉक, देन व्हाई यू कैन नॉट शो द प्लान? यू कैन ऑलवेज डू दैट। ओके। सो दीज आर द 4 प्रायोरिटीज। ये दिमाग में आपके होना चाहिए। अब अपना दिन, अपना वीक, अपना शेड्यूल इसी हिसाब से प्लान करो, आप बिजनेस की जिस स्टेज पे हो। और मैं आपको बता रहा हूं, जैसे जैसे आप बिजनेस में आगे बढ़ोगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्यों ना थर्ड प्रायोरिटी होनी चाहिए, सेकंड होनी चाहिए, फर्स्ट होनी चाहिए। बट जब आप शुरू कर रहे हो, तो इस तरीके से आप सोचना शुरू कर दो। ओके। सो दिस इज द थर्ड इंटरनल चेंज, प्रायोरिटी। Okay, so before I talk about certain external changes, let's revise all the internal changes. पहला इंटरनल चेंज, वाई, क्यों करना है। दूसरा इंटरनल चेंज, 100% फेथ के साथ शुरू करना है। फेथ किस पे? भगवान पे। भगवान ने सोच समझ के आपको ये बिजनेस दिया है। फेथ किस पे? खुद पे, कि अगर भगवान ने आपको देते समय डाउट नहीं किया, तो आप अपने आप पे डाउट मत करें। फेथ किस पे? अपने बिजनेस पे। नॉलेज इकट्ठी करिए, पता करिए ये क्या बिजनेस है, क्या कंपनी है। नॉलेज इकट्ठी करिए। और नॉलेज किससे इकट्ठी की जाती है? एक्सपर्ट से, पान वाले से नहीं। अगर आपको अपने बेटे को क्रिकेटर बनाना है, तो पान वाले से बात करेंगे या क्रिकेट में जो सक्सेसफुल इंडिविजुअल है उससे बात करेंगे? जो सक्सेसफुल है उससे ही ना। अदरवाइज पान वाला भी बताता है कि सचिन तेंदुलकर ने काश थोड़ा सा और पैर निकाल के ऐसे कट किया होता तो स्लिप में कैच नहीं होता। विराट ने थोड़ा सा और बैकफुट पे जाके पुल मारा होता तो शायद कैच नहीं होता। भाई इसीलिए वो पान वाला है, क्योंकि उसको सिर्फ यही आता है। अगर उसने सीखा होता तो आज पान नहीं बेच रहा होता, कुछ और कर रहा होता। ओके। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट कि फेथ एंड बिलीफ में किस पे कब कहां
इंटरनल चेंज। ओके, सो भगवान पे, खुद पे, बिजनेस पे एंड सिस्टम पे, अपनी टीम पे, अपनी ट्रेनिंग्स पे। लेट मी टेल यू वन थिंग कि अपने बिजनेस में ना, कोई भी इस बिजनेस का, नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? हर आदमी अपने तरीके से करता है। हर आदमी अपने तरीके से कुछ भी बोल सकता है, हर आदमी अपने तरीके से कुछ भी कर सकता है, सबको आजादी है, क्योंकि आपके ऊपर कोई फाइन नहीं है। अभी आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी नौकरी पे जाते हैं या कोई भी काम करते हैं, बट बिकॉज ऑफ आपके बॉस की वजह से आपके अंदर होता तो कुछ है लेकिन आप बोल नहीं पाते। वो कंट्रोल यहां नहीं है, वो कंट्रोल यहां नहीं है, और यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इसीलिए लोग शायद बहाने बनाते हैं, इसीलिए लोग शायद इसको बुरा भला बोलते हैं। कंट्रोल नहीं है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, व्हाई वी डू दिस, व्हाई दिस सिस्टम इज इंपॉर्टेंट। सिस्टम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे लगता है पढ़े लिखे समझदार इंसान को सिर्फ करेक्ट नॉलेज दे दो तो उसको पता होता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से पता होता है मुझे क्या करना है, नहीं करना है। आप लोग इतने बेवकूफ नहीं है, आपको पता है, और मेरा काम है आपको सिर्फ सही बात बताना। उसको समझ के करना नहीं करना मुझे पता है, आप इतने मैच्योर हैं कि आप करेंगे कि नहीं करेंगे। और मैं आपके सर पे आपका कोई भी अपलाइन आपकी कनपट्टी पे बंदूक लेकर के आपसे ये बिजनेस नहीं करा सकता। वो सिर्फ आपको सही रास्ते, सही डायरेक्शन में रास्ता दिखा सकता है, सही नॉलेज दे सकता है। बाकी करने के लिए आप खुद समझदार हैं। ओके, सो पहली प्रायोरिटी वाई, दूसरी प्रायोरिटी फेथ एंड बिलीफ, सॉरी, पहले इंटरनल चेंज वाई, दूसरा इंटरनल चेंज फेथ एंड बिलीफ, तीसरा इंटरनल चेंज क्या? प्रायोरिटीज। पहली प्रायोरिटी ह्यूमैनिटी, गॉड। दूसरी प्रायोरिटी फैमिली। तीसरी प्रायोरिटी आपका अपना बिजनेस या नौकरी। चौथी प्रायोरिटी हैज टू बी क्लीन। अब बीच में कुछ नहीं आना चाहिए, कोई पार्टी, कोई बर्थडे। 4 साल के लिए ना आप ये भूल जाओ, प्लीज ये मत करना। अगर आपने ये इंटरनल चेंजेस, अगर आप अपने दिमाग में ये चीजें बिठा ली और अपना शेड्यूल अगले 4 साल 5 साल के लिए इस हिसाब से बना लिया, देन आई एम टेलिंग यू, योर बिजनेस विल, यू विल बी सक्सेसफुल इन द बिजनेस। होता क्या है, लोग 7 दिन तो करते हैं, फिर 2 दिन छुट्टी ले लेते हैं, या 6 महीने करते हैं, फिर हफ्ते भर का ब्रेक ले लेते हैं। वो ब्रेक नहीं लेना है। 4 से 5 साल का मतलब 4 से 5 साल, और 1 साल 365 दिन में बीतता है, तो आप ब्रेक नहीं ले सकते अगर आपको ये 4 से 5 साल में करना है तो। ओके, नाउ लेट्स कम टू द एक्सटर्नल चेंज। एक्सटर्नल चेंज, एक्सटर्नल चेंज, अगर आपको इंटरनल चेंजेस के पॉइंटर्स समझ में आ गए हैं तो एक्सटर्नल चेंज में ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी। आप खटाखट ये बात समझ में आने लगेगा, खटाखट इंटेंट समझ में आने लगेगा और आप ये करने लगेंगे। सो इंटरनल चेंज में क्या था? पहला इंटरनल चेंज था लिस्ट। पहली थी ड्रीम लिस्ट, जो मैंने आप लोगों को बोली शुरू में भी, मैंने ड्रीम्स में बता दिया था जब हम वाई की बात कर रहे थे कि वो 20-22 पॉइंटर्स आपको लिस्ट बनानी है। ड्रीम लिस्ट में एक चीज और मैं आपको जरूर समझाना चाहूंगा जो आपको करना चाहिए। जब ये ड्रीम लिस्ट तैयार हो जाए ना, जब ये 20-22 या जितनी भी ड्रीम लिस्ट आप बनाते हो 20+ की, जब आप करके जब आपको ये ड्रीम लिस्ट आपकी तैयार हो जाए ना, तो व्हाट यू हैव टू मेक श्योर इज कि डेली रात में बिफोर गोइंग टू स्लीप, डेली रात में सोते समय, डेली रात में सोने से पहले अपने ये सारे ड्रीम्स को एक बार पढ़ना जरूर चाहिए और फील करना चाहिए कि अगर वो ड्रीम पूरा हो गया तो आप कैसे फील करोगे। अगर आपके पास वो गाड़ी आ जाए, वो घर आ जाए, वो जो इमोशनल मोमेंट था, जो आप अगर उसको, अच्छा वाला जो मोमेंट था, अगर वो उसको फिर से जिए, या वो जो बुरा मोमेंट था उसको अगर आप अपनी जिंदगी में ना आने दें, तो हाउ विल यू फील? स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस ऑल्सो। If you have any doubt regarding this, talk to your upline. They will also tell you how to do this. But you have to make sure that you have this dream list and you visualize this dream list. Second dream list is the name list. नेम लिस्ट का मतलब क्या? किसी भी बिजनेस में ना रॉ मटेरियल होता है, किसी भी बिजनेस में रॉ मटेरियल होता है, और वो रॉ मटेरियल को यूज करके ही वो बिजनेस में आगे बढ़ा जा सकता है, प्रोडक्ट बनाया जा सकता है, और प्रोडक्ट आगे जाके सेल आउट किया जा सकता है या यूज किया जा सकता है। ओके, सो द नेम लिस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल इन द बिजनेस। अब इस नेम लिस्ट को का मतलब क्या हुआ? आपको मिनिमम 300 लोगों की नेम लिस्ट बनानी है। कुछ लोग 500 कहते हैं, कुछ लोग 1000 भी कहते हैं।
बट मैं बोलता हूं कि मिनिमम 300 लोगों की लिस्ट बनानी है। और लिस्ट कैसे बनानी है? एक डायरी लेना है और ये 300 लोगों का नाम उसमें लिखना है। क्या आपके मैक्सिमम लोगों को जब हम किसी से पूछते हैं ना कि आपके पास 300 लोगों की लिस्ट है क्या, तो मैक्सिमम लोग कहते हैं नहीं है। बट आप सोचिए, जब आपकी शादी हुई होगी या आप किसी को जानते हो जिसकी शादी हुई होगी, आपके घर में अगर कोई शादी हुई होगी, तो क्या वहां 300 लोग नहीं आए थे? शायद 500-600 लोग आए होंगे। ओके, so what you have to do is you have to write down the names of these 300 or more people without even thinking without even thinking कि भाई ये साइन अप होंगे कि नहीं होंगे। सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं ना, वो यही करते हैं कि ये नेम लिस्ट बनाते समय ना, बनाते बनाते हम इसके बारे में सोच लेते हैं कि अरे इसके पास तो बहुत पैसा है, ये नहीं करेगा, इसके पास तो बिल्कुल पैसा है, ये नहीं करेगा। ये प्री जजमेंट नहीं करना है। आपको ये 300 से 500 लोगों की नेम लिस्ट, 500 लोगों की नेम लिस्ट बनानी है। लिखना है अपनी डायरी में इनका नाम लिखना है। क्योंकि एंड व्हाई लिखना है? क्योंकि आज नहीं तो कल आप साइन अप भले ही ना करें, बट कोई ना कोई आपकी टीम का कहीं ना कहीं से इन लोगों को आपकी टीम में साइन अप कर देता है। ऐसे बहुत से लोग हैं बिजनेस में जो मेरी अपनी टीम में है, मेरी टीम में है, जिनको मैं जानता था, जिनका नाम मेरी नेम लिस्ट में लिखा था, बट मैंने साइन अप नहीं किया, मेरी टीम में किसी ने साइन अप कर दिया। सो यू हैव टू मेक दिस नेम लिस्ट। ये ना बहुत पहले हम एक निमोनिक भी दिया करते थे, फ्रेंड। फ्रेंड्स करके हम एक निमोनिक भी बनाया करते थे। एफ से फैमिली, फैमिली वालों का सबका नाम। आर से रिलेटिव्स। आई से जिस इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ाई की। ई से इंस्टीट्यूट में जहां पे आपने पढ़ाई की या जहां भी आपने काम किया। ओके। ई से एजुकेशन, जहां जहां से आपने एजुकेशन ली। एन से नेबर्स, कोई पड़ोसी। डी से आपके डॉक्टर्स, आई मीन आप देख लीजिए, डी से डॉक्टर्स भी बोला है, डॉक्टर्स को भी साइन अप करने के लिए बोला है। एस फॉर एनी सोशल सर्किल, बैंकर, सीए, जो भी आपके लोग जिनको भी आप जानते हो। सो अगर इन कैटेगरीज के हिसाब से सोचे तो आप शायद सबका नाम लिख लेंगे। जिस जिस इंस्टीट्यूट में आपने नौकरी की, जहां जहां एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ाई की। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे बिजनेस में नर्सरी से प्राइमरी स्कूल में जिन लोगों के साथ में पढ़ता था, वहां से टीम के लोग साइन अप हैं। प्राइमरी के बाद से जब मैं 12th तक पढ़ने गया तो वहां के भी लोग साइन अप हैं। 12th के बाद जब मैं कोचिंग करने गया, वहां के लोग साइन अप हैं। उसके बाद मैंने 1 साल बीडीएस की, वहां के लोग साइन अप हैं। बीडीएस के बाद एमबीबीएस की, वहां के लोग साइन अप हैं। एमबीबीएस के बाद पीजी की, वहां के लोग साइन अप है। पीजी करने के बाद जहां नौकरी कर रहा था, वहां के लोग साइन अप है। और उसके बाद तो क्यूनेट में ही आ गया था। और क्यूनेट में आने के बाद भी जिन्होंने मुझे लोन में हेल्प की या जिन्होंने मुझे कोई फाइनेंशियल हेल्प करने में हेल्प की, जो मेरे दे ऑल आर साइंड अप। Today, my personal trainer, the one who trains me in the gym, he is also part of the business. So, it is very important to write down the name of each and every individual. Don't think कि कौन करेगा नहीं करेगा, कौन करेगा कौन नहीं करेगा. Okay? Now, once your name list is ready, what you are supposed to do? आपको इस नेम लिस्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। जब आपकी नेम लिस्ट तैयार हो जाए तो आपको इस नेम लिस्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। पहला, हॉट। पहला, is it okay? It's like this. Okay. The first is hot. Second is warm. Third is cold. हॉट, वार्म एंड कोल्ड। और हॉट, वार्म एंड कोल्ड का मतलब ये नहीं होता कि इनके लुक वाइज इनका नाम डिवाइड करना है। हॉट, वार्म एंड कोल्ड। हॉट वो लोग होते हैं जो आपकी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिनका आपकी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंस होती है। मतलब आपकी जिंदगी इनके बगैर कुछ नहीं है। ये वो लोग हैं, जब आप जाओगे ना 4 कंधों पे, तो ये 4 कंधे हैं आपके। एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। लेट्स से कि आप किसी ऐसे शहर में रहते हो जहां कोई बहुत भयानक बीमारी फैल गई है, और वो ऐसी बीमारी है कि जिसको होगी वो मरेगा। वो कोरोना जैसी नहीं है कि कुछ लोग ठीक भी हो जाएंगे। वो ऐसी बीमारी है कि अगर वो हो गया तो आपको मरना है। और रात में जैसे आप सो रहे थे,
वैसे ही आप सोए हैं और सडनली वो जो सुपर पावर आई थी ना, शुरू में आपको 12 20 22 ड्रीम सपने आपके पूरे करने वाले कि आप ये मांगो और मैं पूरी कर दूंगा, वही सुपर पावर फिर से अपीयर होती है और आपको बोलती है कि ये ले 5 टैबलेट, ये 5 टैबलेट जो लोग खा लेंगे वो पांचों बचेंगे, बाकी सब मर जाएंगे। तो ये वो जो 5 टैबलेट आपको मिलेगी वो कौन खाएगा? सबसे पहली टैबलेट तो आप खुद खाओगे कि भाई मैं जिंदा रहूंगा तभी तो बाकी को ले आके दूंगा। सबसे पहली टैबलेट तो मैं खाऊंगा और बाकी की वो जो 4 टैबलेट मैं जिन 4 लोगों को दूंगा वही लोग मेरे हॉट हैं। इनके साथ फेथ, बिलीफ, ट्रस्ट इतना बड़ा होता है, इतना इतना स्ट्रांग होता है कि ये चारों लोग जो आप बोलो वो करने को तैयार हैं, जो वो बोले वो आप करने को तैयार हो। ये वो 4 लोग हैं। अब ये हॉट कितने हो सकते हैं? ये कितने भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है, बट कम से कम 5 तो होते ही होते हैं, 5 या 6 तो होते ही हैं और कई जगहों पे उससे भी ज्यादा होते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं कि हॉट कभी खत्म नहीं होते, हॉट कभी खत्म नहीं होते, हॉट हमेशा हमेशा हॉट होते हैं। आई मीन वो फेथ एंड बिलीफ ऐसा बन ही जाता है। मैंने अपने जिम ट्रेनर को ऐसे ही साइन अप किया, उसको भरोसा था कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है। मेरा बैंकर ऐसे ही साइन अप हुआ, उसको भरोसा था मैं जो कर रहा हूं वो होगा, वो सही होगा। सो द फर्स्ट कैटेगरी इज द हॉट। अब आप सोचना शुरू कर दो कि आपके दिमाग में कौन से वो लोग हैं जिनसे आप बहुत प्यार करते हो, जिनके बिना आपकी जिंदगी किसी लायक नहीं है। आप सोचो कौन से वो लोग हैं जिनके बिना आपकी जिंदगी बिल्कुल अधूरी है, कुछ भी कोई फायदा नहीं है जिंदगी जीने का अगर वो लोग नहीं है तो। ये वो लोग हैं। अगर मैं अपनी बात करूं ना, अगर मैं अपनी बात करूं तो ऑब्वियसली आई मीन कुछ फ्रेंड्स हॉट होते हैं, कुछ फैमिली मेंबर्स हॉट होते हैं, बट यू शुड अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ हॉट। क्यों? क्योंकि अगर मान लो आप यहां पे हो, अगर आप बिजनेस में यहां पे हो तो आपको भी पता है कि ये ऊपर की जो पोजीशंस हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऊपर की जो पोजीशंस हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आइडियली ये सारी पोजीशंस आपके हॉट को जानी चाहिए। क्यों जानी चाहिए हॉट को? हॉट को इसलिए जानी चाहिए ताकि नीचे जो भी काम करो ना, ताकि आप इसके नीचे जो भी काम करो ना उसका बेनिफिट इनको मिले। हॉट इसलिए नहीं साइन अप करते कि वो आपके लिए काम करेंगे। हॉट को कभी ये सोच के नहीं साइन अप करते हैं कि वो आपके लिए काम करेगा। अगर आपका जो हॉट साइन अप है वो काम करने लगे तो बहुत अच्छी बात है, बट आप उससे ये एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि वो काम करेगा ही करेगा, क्योंकि आपने उसको इसलिए नहीं साइन अप किया कि ये काम करेगा। उसको इसलिए साइन अप किया कि जो भी ये बिजनेस होगा ना इनके नीचे जो आप करोगे उसका बेनिफिट इनको मिलता रहेगा, उसका बेनिफिट इनको मिलता रहेगा, ताकि खुदा ना खास्ता बाद में जब इनको पता लगे कि आपका बिजनेस, आप अपनी जिंदगी, आपकी जिंदगी इस बिजनेस की वजह से इतनी बेहतर हो चुकी है और ये तब अगर बिजनेस शुरू करें तो उनको इनके एक तरफ ना काम करना हो, सिर्फ दूसरे तरफ काम करना हो और इनका बिजनेस चलने लगे। इसलिए हॉट किए जाते हैं। दैट्स द रीजन बिहाइंड डूइंग हॉट। और हॉट को बहुत बिजनेस नहीं समझाया जाता, डिटेल में नहीं समझाया सकता, क्योंकि आपको खुद समझने में अभी टाइम लगेगा और अगर आपको खुद अभी बिजनेस समझने में टाइम लगेगा तब तक आपकी ये पूरी पोजीशंस, क्योंकि आपकी ये जो पोजीशंस होती है ना ऊपर की हॉट वाली, ये आपके सारे अप्लायंस के लिए ओपन होती है। कोई भी अपलाइन आपकी हॉट की पोजीशन पे किसी को भी साइन अप कर सकता है, क्योंकि वी हैव ओनली वन लेफ्ट, टू साइड्स ओनली, लेफ्ट एंड राइट। अगर मैं किसी तीसरे चौथे पांचवें बंदे को साइन अप करता हूं तो ऑब्वियसली उनके किसी न किसी के नीचे ही आएगा। एंड दैट्स द रीजन व्हाई यू शुड फिल अप योर, यू शुड ब्लॉक योर हॉट पोजीशंस ASAP विदाउट मेकिंग देम। अरे भाई आप समझ रहे हो ना, आपको समझ में आ रहा है ना, अभी आपने सीखा नहीं है इसलिए आप अभी नहीं समझा सकते उनको, अभी नहीं समझा सकते आप उनको। और अगर उनको समझाने में अगर आपने टाइम वेस्ट किया तो ये पोजीशंस चली आएंगी। सो देयर इज अ प्रॉपर स्क्रिप्ट विच वी फॉलो, हाउ टू टॉक टू योर हॉट पीपल। हॉट लोगों से क्या बात करनी चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, वो आप अपने अपलाइन से पूछना, दे विल टेल यू कि क्या बात करनी चाहिए और कैसे बात करनी चाहिए। मैं आपको इंपॉर्टेंस समझाना चाहता हूं कि इन पोजीशंस की इंपॉर्टेंस क्या है, ये ऊपर की पोजीशन की इंपॉर्टेंस क्या है। ओके अगर मैं अपना एग्जांपल लेके बात करूं तो अगर मैं यहां पे हूं तो मेरी एक हॉट पोजीशन है यशु, माय वाइफ। और ऑब्वियस सी बात है अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं तो ये होना ही था। और ये हॉट हॉट करना ना, हॉट करना इतना आसान नहीं होता,
क्योंकि हम सबको पता है बड़ी मुश्किल से तो हमने अपना साइन अप किया है, बड़ी मुश्किल से तो हमने अपने लिए पैसा अरेंज किया है, अभी हॉट का भी पैसा कहां से लगाए। तो जब ये मेरे साथ भी हुआ ना, जब मैंने साइन अप किया था, तो आई टुक अ पर्सनल लोन एंड स्टार्टेड द बिजनेस। मुझे ना कोई अच्छा बैंक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, सरकारी तो खैर छोड़ ही दो, ये लोग मुझे कोई लोन देने को तैयार नहीं थे। तो फुलेट्रॉन नाम की एक छोटी सी कंपनी है इंडिया में, जो आप लोगों को शायद पता हो, उसने मुझे लोन दिया था। 13% इंटरेस्ट रेट लिया था, 13 नहीं 17, 21, सॉरी, नॉट इवन 17, 21% पे। लोगों का आधा परसेंट इधर उधर हो जाता है तो लोग नहीं लोन लेते हैं, बट आई टुक अ लोन ऑन 21%। और मैंने ये सोच लिया था कि 21% का मतलब क्या, 1 लाख रुपए पे 6-7 हजार रुपए ज्यादा, मतलब महीने में शायद 600-700 रुपए ज्यादा। ठीक है, कोई बात नहीं, उतना खर्चा कम कर लेंगे। अगर ये नहीं सोचा होता और नहीं साइन अप किया होता, तो आज शायद वहां नहीं पहुंचा होता जहां पहुंचा हूं। ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि भाई ये पोजीशंस, हमारा बिजनेस शुरू करना, ये पोजीशंस ब्लॉक करना। तो मैं बड़ी मुश्किल से मैंने अपने लिए लोन लिया था। मेरी कहानी बड़ी डिफरेंट है। ओके, अब जब ओनिल भाई ने मेरे को बोला, मेरा भी वेलकम हुआ और मुझे बोला गया कि भाई हॉट कर लो, तो मैंने ओनिल भाई को एक ही बात बोली है, एक भाई बात बताओ। पहले तो एक बात मन में आई कि यार ये जो मेरा अपलाइन है ना, पहले इसने मेरे साइन अप से पैसा बनाया, अब देखो अब मेरे घर वालों को साइन अप करवा के इससे पैसा बनाने में लगा है। अगर ये थॉट आपके अंदर नहीं आया ना, तो आप भाई आप महान हो। क्योंकि कोई भी इंसान जब बिजनेस में आता है और उसको जब ये बात बोली जाती है ना, तो कहीं ना कहीं उसको ये बात लगती है कि यार भाई मेरे साइनअप से भी पैसा कमाया होगा, अब मेरे घर वालों के भी साइनअप से पैसा कमाया होगा। दिस इज ह्यूमन नेचर। अगर ये थॉट आया है तो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। धीरे धीरे ये थॉट आपका सेटल हो जाएगा बिजनेस में, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इससे कोई अपलाइन का फायदा नहीं होने वाला, इससे सबसे ज्यादा जो फायदा होने वाला है वो आपका फायदा होने वाला है। और अगर आप नहीं करेंगे ना भाई, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ओके, आप नहीं करेंगे उनको तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। सो फिर जब अनिल भाई ने मुझे ये समझाया, तो मैंने कहा यार यशु को कैसे साइन अप करूं। और मेरी शादी हुई थी 19 जनवरी को। मैंने प्लान देखा था मेरे ख्याल से 26 या 27 जनवरी को, और 10 फरवरी को मेरा साइन अप हुआ था। सो शादी में अब मुझे साइन अप तो करना ही है, तो पैसे कहां से लाऊं। फिर मैंने कहा कि भाई जुगाड़ तो करना पड़ेगा। ओके, सो मैंने यशु से बात की और मुझे पता लगा कि शादी में ना एनवलप में पैसे मिलते हैं। आप लोगों को पता होगा कि शादी में जब हम जानते हैं ना, तो एनवलप में पैसा डाल के देते हैं। तो वो जो पैसा इकट्ठा हुआ था ना, वो यशु की माता जी ने यशु को दे दिया था कि आप रख लो, इमरजेंसी में काम आएगा। मैंने यशु को बोला इससे ज्यादा इमरजेंसी क्या है, इससे ज्यादा इमरजेंसी क्या है, दे दो भाई, साइन अप कर लेता हूं। ओके, सो आई साइंड अप यशु विद दैट मनी। इसीलिए मैं जब भी किसी से बात करता हूं ना, और कोई मुझे थैंक यू बोलता है या कोई बहुत ताली बजाता है, तो मैं इसको यही बोलता हूं कि भाई एक ही काम करना है। ये जो पैसा आपके पास आ रहा है ना, आपके पास, जब भी आप कभी शादी में जाओ, जब भी आप किसी के फंक्शन में जाओ ना, तो मेक श्योर करो कि उसके एनवलप में कुछ पैसा डाल के दे दो। क्या पता वो जो बंदा साइन अप है उसको हॉट साइन अप करना। ओके, अब उस टाइम पे जब ये किया ना मैंने, तो ये इतना आसान नहीं था। घर पे वही 1 लाख रुपए थे जो इमरजेंसी फंड था, बट वो पैसा भी मैंने बिजनेस में डाल दिया। बट उसका फायदा क्या हुआ, जब मैंने यहां यशु का साइन अप किया ना, तो इसके एक तरफ मैं यहां बिजनेस बिल्ड कर ही रहा था, इस तरफ बिजनेस बिल्ड कर ही रहा था, सब चल ही रहा था। ओके, यशु के यहां साइन अप किया और यहां इस तरफ बिजनेस बिल्ड हो ही रहा था। जिस दिन मैंने यशु के यहां पे 180 यूवी किया ना इस वाली टीम से, तो यशु भी यहां मैक्स आउट हुई और एट द सेम टाइम मैं भी मैक्स आउट हुआ। दैट्स द बेनिफिट ऑफ डूइंग साइन अप, कि सेम पैसा सेम बिजनेस करके यशु ऑल्सो मैक्स्ड आउट एंड आई ऑल्सो मैक्स्ड आउट, सेम बिजनेस वॉल्यूम से। सो हॉट साइन अप करने से यह फायदा होता है कि एक ही काम करने से एक टाइम के बाद उसका डबल बेनिफिट भी मिल सकता है। ओके, और हॉट साइन अप करना इतना आसान होता नहीं है। एक दूसरी तरफ यशु है, एक तरफ मेरा एक दोस्त है अपार, आई होप आप जानते होंगे अपार मलिक को, आई होप आप लोग जानते होंगे। मैंने अपने दोस्त से पता है क्या बोला था, मैंने बोला था भाई भाई एक काम करते, एक बिजनेस पता लगा है जिसमें इतना इतना पैसा बनाया जा सकता है, बट मुझे नहीं पता ये कितना चलेगा, लेकिन अगर दोनों भाई मिलके करेंगे ना तो कुछ कर सकते हैं। अपार को मेरे ऊपर इतना भरोसा था ना, ही जस्ट स्टार्टेड।
ही जस्ट स्टार्टेड कि भाई तू बोल रहा है तो करते हैं, और दोनों भाई मिलके करेंगे। एंड आई प्लेस्ड अपार हियर। एक और मेरा दोस्त है अपार, अब जानते ही हो, आई होप आप लोग जानते ही हो अपार ने क्या किया बिजनेस में, अर्पित ने क्या किया। अपार एंड अर्पित बोथ आर ब्रदर्स। एक मैंने साइन अप किया नीरज, यशु के जस्ट नीचे ना, मैंने अपना एक दोस्त साइन अप किया नीरज। आज भी बिजनेस में एक्टिव नहीं है वो, आज भी वो बिजनेस में एक्टिव नहीं है। पर पता है क्या सोच के साइन अप किया था? जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मेरे पास पैसे नहीं थे। नीरज ने मुझे पैसे दिए थे कि भाई कपड़े बनवा ले, या इमरजेंसी के लिए पैसा हो तो रख ले। क्योंकि मेरी इंटरकास्ट और लव मैरिज थी, और इंटरकास्ट और लव मैरिज में ना सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये होता है कि आपको घंटा कुछ नसीब नहीं होता है। हर आदमी बस कहता हाँ हाँ तुमको अपने पसंद की लड़की मिल गई, तुमको अपने पसंद का लड़का मिल गया, गो एंड सेलिब्रेट। सो अपनी शादी में कुछ पैसे चाहिए थे, कुछ जेब में होना चाहिए था, वो नीरज ने दिए थे, और मैंने उसको पैसे वो वापस नहीं किए, उसी से साइन अप किया उसको। आज भी वो बिजनेस में एक्टिव नहीं है। उसके एक तरफ जो ये मैं बात कर रहा हूं, कम से कम 25,000 यूवी हैं, और हर हफ्ते कम से कम 1,000 यूवी होते हैं, एंड स्टिल नॉट एक्टिव, स्टिल नॉट एक्टिव। बट पता है क्या, उसने मुझसे बोला कि भाई ये पोजीशन मैं किसी और को दे दूं क्या? मैंने कहा कुछ नहीं दोस्त, ये पोजीशन यहीं रहेगी, ये किसी को नहीं जाएगी। तू नहीं करेगा लेकिन तेरा बेटा करेगा, बट ये पोजीशन किसी को नहीं जाएगी, क्योंकि तू मेरा दोस्त है। तूने मुझे तब हेल्प की थी जब मैं किसी लायक नहीं था, जब मुझे जरूरत थी, तो मैं कैसे ये पोजीशन किसी और को दे दूं? ऐसे ही मेरे पूरा पूरा खानदान मेरा साइन अप है। और मैं ये भी बता रहा हूं कि बहुत लोग दिमाग भी बहुत लगाते हैं। आप बड़े भैया को मैंने फोन किया, भैया ने मना कर दिया, भाभी को बोला, भाभी मान गई, तो सब ऊपर की पोजीशन भाभी को मिल गई। और लोग बाकी लोग भी आए, बट जो जितना लेट आया उसको उतनी नीचे की पोजीशन मिली। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि अपने भाई बहन को प्लेस नहीं करते हैं, यहां पे हॉट पोजीशंस में अपने भाई बहन को प्लेस नहीं करते हैं। अरे भाई, आज बिजनेस नहीं चल रहा है, ठीक है, इट्स ओके, बट चलेगा कभी ना कभी। और जब चलेगा, और आपका भाई, जब आपका बिजनेस चलेगा, यू विल मेक मनी, और आपका भाई देखेगा कि आपका बिजनेस चल रहा है, तो आपसे पूछेगा नहीं तू क्या करता है, नौकरी तो तूने छोड़ दी, क्या करता है? क्या बोलोगे आप उसको कि भाई मैं ये बिजनेस करता हूं? और अगर तब आपके भाई ने यहां सबसे नीचे से बिजनेस की शुरुआत की, ये सारा लॉस हो चुका है, और गलती से अगर मैंने उसका वेलकम लिया ना दोस्त, तो एक गारंटी जरूर है, आपका सर जरूर तोड़ देगा कि भाई जब तुमको पता था कि तुम मुझे यहां ऊपर की पोजीशन दे सकते थे, तो तुमने मुझे क्यों नहीं दी? तुमने मुझे क्यों नहीं दी? कम से कम अगर मैं आज 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल भी शुरू करता, 4 साल बाद भी शुरू करता, तो एटलीस्ट एक तरफ तो चीजें होती बनी हुई मेरी, एटलीस्ट एक तरफ तो मेरा सेफ होता। एंड these are the common mistakes which people do, and I know कि पैसा अरेंज करना मुश्किल होता है, हमारे लिए भी आसान नहीं था भाई। आज ये कहानी मैं आपको यशु की इसीलिए सुना पा रहा हूं, नीरज की इसीलिए सुना पा रहा हूं, क्योंकि वो मुश्किल टाइम पे कुछ मुश्किल डिसीजंस लिए थे। मुश्किल टाइम पे मुश्किल डिसीजंस लोगे, वही तो स्टोरी बनती है भैया। एवरी चैलेंज हेल्प्स यू टू राइट हिस्ट्री। अगर ये नहीं हुआ होता, लॉकडाउन नहीं होता, तो क्या मैं आज अभी ऐसे यूट्यूब पे वेलकम ले रहा होता क्या? फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम टेकिंग अ वेलकम ऑन यूट्यूब लाइव। So that's how it happens. In a difficult situation, you take decision, you do something that becomes history. So उसी तरीके से मुझे पता है पैसे अरेंज करने पड़ेंगे, मुझे पता है हालत खराब होगी, मुझे पता है सिचुएशन खराब है। इसी सिचुएशन में जो हिम्मत जुटाएगा, जो हाथ पैर मारेगा, और जो साइन अप करके पोजीशन लेगा ना, वही एक दिन जब वो वेलकम ले रहा होगा, तो अपनी कहानी सुना रहा होगा और लोग तालियां बजा रहे होंगे। So make sure that you don't miss positions for your hot ones. Okay, that's one of the most important thing which I always talk in my welcome कि भाई hot positions मिस मत करना, बहुत मारेंगे। कई दोस्त होते हैं जो बाद में बहुत गाली देंगे आपको, और पता है क्या बोल के गाली देंगे? अरे भाई तुझे तो पता था ना, मैं मना कर भी रहा था तो भी करना चाहिए था ना, तुझे तो पता था, तू तो बिजनेस में था, मैं तो बाहर था, मुझे तो नहीं पता था। लेकिन तुझे तो पता था ना, दोस्त होने के नाते इतना तो कर सकता था कि मेरे बिहाफ में मुझे फोर्स करके, डंडा करके पोजीशन मेरी लेता, मुझे साइन अप करता। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू
टू मेक श्योर कि जो आपके नियर एंड डियर वंस है ना, उनका पोजीशन, उनको वो बिजनेस में आए। आप सोचो, जब ये नियर एंड डियर वंस जब काम करना शुरू कर देते हैं, तब क्या होता है? ओनिल भाई इज हॉट साइन अप ऑफ माते शिप्रा। माते ने कभी सोचा नहीं था कि ओनिल भाई विल वर्क, बट व्हेन ही स्टार्टेड वर्किंग, व्हाट हैपेंड? द बिजनेस वेंट फ्रॉम हियर टू देयर। ओनिल भाई ने मुझे ही साइन अप किया था ना भाई, तो यहां से यहां चला गया ना बिजनेस। ओके, सो मेक श्योर दैट बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन ऑफ नॉट साइनिंग अप अ हॉट, यू नो कि व्हाट विल बी द रिपरकशंस। और पता है क्या होता है? वहीं पे आपका फेथ टेस्ट होता है कि आपको इस बात का भरोसा, आस्था है कि नहीं। आपका फेथ एंड बिलीफ वहीं टेस्ट होता है कि आपको भरोसा हुआ। वो पहला इंटरनल चेंज होता है। पहला इंटरनल चेंज का जो टेस्ट होता है ना, वो वहीं पे होता है कि आपको भरोसा है कि नहीं, आस्था है कि नहीं कि भैया आप ये बिजनेस इतना बड़ा बिल्ड कर ले जाओगे। आप सोचो, आई मीन आफ्टर 3-4 years, अभी नीरज जैसे, मैं अपने दोस्त की बात कर रहा हूं, लेट्स से अगर वो नहीं कर रहा है आज की डेट में अगर उसको कोई दिक्कत हो जाए, नौकरी चली जाए, कुछ भी हो जाए, खुदा ना खास्ता, जो करंट सिनारियो जिसमें कुछ भी हो सकता है, उसको करना क्या है? केवल दूसरी साइड तो काम करना है, एक साइड तो बनी पड़ी है, सोचना भी नहीं है। दैट्स व्हाट द बेनिफिट इज। आप इसको समझो तो। ओके, दूसरी कैटेगरी होती है वार्म। ये वो कैटेगरी होती है जिनसे हम डेली बेसिस पे मिलते हैं या अल्टरनेट डे बेस पे मिलते हैं, बट हमारा इनके साथ ऐसा अटैचमेंट नहीं होता कि हम इनको जोर देके बोल सकें कि भाई कर, मैं कर रहा हूं, तुझे भी करना है। उतना भरोसा नहीं आता है। या ये वो लोग होते हैं जो आपको बोल देते हैं कि भाई, आप बोलते हो कि भाई मैं कह रहा हूं कि तू कर, और वो बोलता है कि नहीं भाई मैं बिना देखे नहीं करूंगा। ये वो लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों को टेबल पे बुला के प्लान दिखाना होता है। और आज की डेट में तो इट हैज बिकम मोर इजियर। वी आर शोइंग प्लान्स ऑन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आप अपने अपलाइन से बात करना, दे ऑल आर डूइंग एवरीथिंग ऑन लाइफ, एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑनलाइन। ओके, थर्ड कैटेगरी इज कोल्ड कैटेगरी। ये वो कैटेगरी है जिससे आप पिछले 6 महीने से मिले नहीं हो, बात करना छोड़ो, आप मिले नहीं हो। तो अगर आपने इनसे बात नहीं, मिले ही नहीं हो, तो इनसे तुरंत बिजनेस की बात नहीं करनी है। ये बिल्कुल भी बात नहीं करनी है। इनसे पहले मिलना है, इनको पहले वार्म में कन्वर्ट करना है। इनसे ऐसी बॉन्डिंग हो जानी चाहिए कि ऐसा लगे कि भाई एक 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 दिन से हम मिल रहे हैं, एक एक दिन से मिल रहे हैं, और हमारा कोई गैप, मतलब वी आर वेरी क्लोज। तब जाके इनको प्लान दिखाना चाहिए, ये जो कोल्ड होते हैं। और मैं एक हिंट देता हूं इसमें कि जब ये सामने वाला बंदा ना, जो कोल्ड है, जब ये आपसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करने लगे ना, अपने घर की प्रॉब्लम, अपनी सिचुएशन, फाइनेंशियल सिचुएशन डिस्कस करने लगे ना, तब समझो कि ये भाई शायद अब इसको प्लान दिखाने का टाइम आया है। बट बिफोर टॉकिंग टू देम, टॉक टू योर अपलाइन फर्स्ट। अपलाइन से बिना पूछे कुछ नहीं करना है, ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी utilize this name list. This was the first external change. What is the next external change? अगला external change list के बाद क्या होता है? ये basically list, इसके बाद आ जाता है, this was basically rule number 1. There are, जो external changes होते हैं ना, इसमें golden rules होते हैं। This list is rule number 1. लिस्ट में जो एक ड्रीम लिस्ट थी और ये नेम लिस्ट की बात हमने की। सेकेंड rule number 2 is, second golden rule is that you have to increase your name list by 10% every month. Okay, you have to make sure कि आपकी जो नेम लिस्ट है ना, वो 10% से बढ़ती रहे। और इसी के लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड एज 5+3 कॉलिंग एक्टिविटी। आपके सारे अपलाइंस आपको बताएंगे कि 5+3 कॉलिंग एक्टिविटी कैसे की जाती है और कैसे करनी चाहिए। आप उनके साथ बैठ कर सीखना, ओके, कि कैसे करना चाहिए। मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि आपने अपने किसी स्कूल फ्रेंड को फोन किया, स्कूल फ्रेंड से बात की, उसको आप जिससे आप डेली बात कर रहे हो, मिल रहे हो, उसके थ्रू और भी स्कूल फ्रेंड्स के नंबर लिए और उनसे बात करना शुरू किया। आपने किसी ऑफिस में काम किया था, वहां का किसी बंदे का नंबर मिला, उससे कांटेक्ट किया, उसके थ्रू और लोगों से बात की। अब कई बार ना लोग इसको समझते नहीं है कि ये क्यों करना चाहिए, क्यों और लोगों से बात करनी चाहिए, या क्यों लोगों को प्लान दिखाना चाहिए। आप एक बात बताओ, अगर आपके पास
कोई ऐसा जरिया है, कोई ऐसा बिजनेस है, कोई ऐसा प्लान है जिससे आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स की लाइफ बेहतर हो सकती है, तो क्यों नहीं उनको बताया जाए? क्यों नहीं बताया जाए? अगर आपके पास कोई, अगर आज आपके पास कोरोना का कोई ट्रीटमेंट आ जाएगा, तो आप अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को बताओगे नहीं? बिल्कुल बताओगे भाई। दैट्स व्हाट, जो हमने बात करी थी ह्यूमैनिटी की, दैट्स व्हाट इट इज, दैट्स व्हाट इट इज। सो आज की डेट में कितने आपके ऐसे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स होंगे जिनको इस बात का डर होगा कि कहीं इस लॉकडाउन पीरियड में मेरी सैलरी कम ना हो जाए, मेरी नौकरी ना चली जाए, और आपको ये बात पता है, बट आप किसी वजह से उनको फोन करके बता नहीं रहे हो, आप किसी वजह से उनको समझा नहीं रहे हो कि व्हाई दे शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन द बिजनेस, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट? ओके, so this is what the rule number 10 is. You have to increase your name list by 10%. The rule number 3 is showing plans, at least 15 plans a month. मतलब हर हफ्ते मिनिमम 3 प्लान आपको दिखाने हैं, मिनिमम 3 प्लान। दैट्स द रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 का ना एक पार्ट और है, and that is doing minimum 20 direct referral, minimum 20 DRs in next 100 days, in next 100 days, that is part of rule number 3। abhi doing dr and why doing 20 dr, there is a significance। अगर आप इसको समझोगे ना तो आप ये कर पाओगे। अरे भाई, डूइंग डीआर, किसी को साइन अप क्यों करना है भाई? मेरा कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है कि अगर कोई फ्रेंड या रिलेटिव मेरा ऐसा है जो 5 लाख रुपए नहीं कमा रहा है महीने में, या लेट्स से 5 लाख नहीं कमा रहा है किसी वजह से, अगर वो 5 लाख नहीं कमा रहा है, मेरा फ्रेंड एंड रिलेटिव जो भी है, ओके, अगर वो कमाने लगे, मेरे कितने ऐसे फ्रेंड्स हैं, इनफैक्ट आपके कितने ऐसे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हैं जो 5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं? होंगे कुछ के, बट कुछ मैक्सिमम लोगों के नहीं होंगे। लेकिन अगर वो इतना पैसा अर्न करने लगे तो क्या होगा? ओके, अगर वो ना कर पाए तो क्या होगा? What will happen if they are not able to make that kind of money? If they are not making that kind of money, and if they start making this kind of money, अगर जो बंदा नहीं कमा रहा है बट अगर वो 5 लाख लेट्स से मंथली भी अर्न करना शुरू कर दे, डोंट यू थिंक कि उसकी लाइफ में बेहतर, उसकी जिंदगी थोड़ी बेहतर होगी, उसका लाइफस्टाइल थोड़ा बेहतर होगा, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में जाएंगे, वो अच्छे घर में रहेगा, अच्छी गाड़ी में चलेगा? क्या आपको लगता है ऐसा नहीं होगा? सो अगर ऐसा होगा तो क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? आप नहीं चाहोगे कि आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऐसी जिंदगी जिए या ऐसी सिचुएशन में आए और रहें? आप फिर क्यों नहीं बताओगे उनको? क्यों नहीं बताओगे दैट दिस इज अ बिजनेस, दिस is a golden opportunity, this is a wonderful opportunity for them to work and make sure that their lifestyle, their family's lifestyle is also better? Why not? Why not? मुझे ये नहीं समझ में आता है। मैं जब भी किसी अपने फ्रेंड या रिलेटिव को साइन अप करता हूं ना, तो यही सोच के साइन अप करता हूं कि अरे भाई, कर लो, कर लो, क्योंकि इससे बेहतर कुछ नहीं है। ओके, so these are the three golden rules of business which you have to make sure that you do it as an external change जो आपको करना है। okay, after this external change, the next part is what is do's of the business। बिजनेस में क्या क्या चीजें करनी है? there are certain do's and don'ts in the business also, कि क्या करना है क्या नहीं करना है। okay, do's in the business, क्या क्या आपको करना है? सबसे पहला काम जो आपको करना है, आपको कम से कम साइन अप के बाद जो सबसे पहला काम आपको करना है वो ये कि कम से कम 21 प्लान में बैठना है। ये आपके लिए थोड़ा नया हो सकता है। 21 प्लान प्रेजेंटेशन में बैठना है, 21 प्लान प्रेजेंटेशन में बैठना है। आप साइन अप हो गए, आपका फाइनेंशियल हो गया, आपका वेलकम हो गया, करेक्ट। अब इसके बाद डेली बेसिस में जब आप आओ, या अगर आप अभी नहीं आ रहे हो, जूम पे प्लान्स हो रहे हैं, तो आप अपने अपलाइन से बात करो और मेक श्योर करो कि आप कम से कम 21 प्लान में बैठो, क्योंकि आपको अभी बिजनेस एक बार बताया गया, आपको इसको ठीक से समझना है और उस हद तक समझना है कि आप बिजनेस दिखाना सीख जाओ। आपको बिजनेस दिखाना नहीं है, इसको गलत मत समझना आप लोग।
आपको बिजनेस दिखाना नहीं है, आपको बिजनेस सीखना है, बारीकियां सीखनी है। जब आप 21 प्लान में बैठ जाओगे ना भाई, तो आप मैक्सिमम चीजें सीख चुके होगे, मैक्सिमम चीजें आप सीख चुके होगे। सो ये एक चीज है जो आपको ऐड करनी है, आपको 21 प्लान में बैठना है, सीखना है। ओके, पहला डूज। सेकेंड डूज इज कि आपको सिस्टम और वीसेल अटेंड करनी है। सिस्टम और वीसेल का मतलब, सिस्टम जो हर संडे होता है, जहां पे सारे लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं और कोई ना कोई एक सक्सेसफुल अपलाइन आकर के अपनी स्टोरी शेयर करता है, वो बताता है कि क्या चीज और कैसे करना है, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता है। वीसेल क्या होती है? वीसेल होती है 15 से 30 लोगों की एक गैदरिंग होती है, जिसमें ये एक इंटरैक्टिव सेशन होता है, जिसमें सारी स्किल की बात बताई जाती है, क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, इनफैक्ट क्या नहीं बोलना चाहिए। और यही वो पैरामीटर है, यही वो स्कूल है, या यही वो स्टेज है जहां पे आपका अपलाइन आपको बहुत अच्छे से समझाता है कि भाई, झूठ बोल के किसी को साइन अप मत करना, ये बोल के किसी को साइन अप मत करना कि डबल हो जाएगा, ये बोल के किसी को साइन अप मत करना कि ये बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है। नो, इट इज नॉट। यू बाई अ प्रोडक्ट, आप एक सामान खरीदते हो। ये वो सारे कॉन्सेप्ट यहां पे आप सीखते हो, आप अपने पोर्टल के बारे में जानते हो, आप अपनी कंपनी के बारे में जानते हो, कैसे बिजनेस पैसा और बनता है, वो आप रोड मैप बिजनेस का समझते हो। हर चीज आपको यहाँ पे, सारे स्किल की चीजें यहां पे समझाई जाती हैं। ठीक है, सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप सिस्टम, हर संडे अपना सिस्टम अटेंड करो और वीकडे में अपना वीसेल अटेंड करो। तीसरी चीज जो आपको डूज में करनी है, वो आपको मिलेंगी कुछ किताबें और कुछ वीडियोस, आपको आपका अपलाइन देगा। यू हैव टू मेक श्योर कि आप ये किताबें पढ़ रहे हैं और आप ये सारी वीडियोस देख रहे हैं। हमेशा एक बात याद रखना, जिंदगी में आगे वही बढ़ता है जो हमेशा सीखने को तैयार रहता है। और सीखते हम किताबों से हैं या लोगों की स्टोरीज से हैं, वीडियोस से देख करके सीखते हैं। वो सीखने का एटीट्यूड जो है ना, वो आपको डेवलप करना है। आप अगर कोई मूवी भी देख रहे हो ना, पिक्चर भी देख रहे हो ना, तो मेक श्योर करें कि उस पिक्चर से कुछ सीख लो, कोई एक सीख निकाल लो और सीख करके उसको अपनी जिंदगी में इनकलकेट करो, डालो अब ये हैबिट आपको, अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो। अपना टाइम वेस्ट मत करो, जो चीज आपको कुछ ना सिखाती हो वहां पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, जो चीज आपको जिंदगी में आगे लेके ना जाती हो वहां पे टाइम वेस्ट करने का कोई टाइम नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको सीखना है तो ये सीख सीख लो हम लोगों से। बट मेक श्योर दैट यू आर रीडिंग बुक्स। ये जो बुक्स एंड वीडियोस है ना, कम से कम 7 बार, मिनिमम 7 टाइम्स, कम से कम। अगर आपने एक बार पढ़ ली है, फिर से दोबारा पढ़ो, पढ़ लिए, फिर से दोबारा पढ़ो, फिर से पढ़ लिए और पढ़ो। क्यों जरूरी है ये पढ़ना? ये पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि 90% जो आपके दिमाग में क्वेश्चंस है ना अभी, कि ये बिजनेस में क्या होता है, कैसे होता है, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ये किताबों से और वीडियो से देख करके 90% आपके क्वेश्चंस, आपकी क्वेरी सॉर्ट आउट हो जाएंगे। 90% सॉर्ट आउट हो जाएगा। शायद आपके पास फिर आपका दिमाग बिल्कुल जोन में होगा कि अब मुझे करना क्या है, काम करने के जोन में होगा। क्योंकि नॉलेज कहीं ना कहीं, मैंने बोला ना उधर, नॉलेज विल हेल्प यू टू डेवलप योर फेथ एंड बिलीफ ऑन योर बिजनेस एंड योर सिस्टम। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि एक बार वो चिड़िया उड़ी ना वहां से, वो क्लिक मिला ना यहां से, देन यू विल बिकम रॉकेट। ओके, इसके बाद डूज क्या करना है? कोई भी इवेंट अगर होता है तो आपको वो इवेंट अटेंड करना है, चाहे वो वीकॉन हो, चाहे B2B हो, ये चीजें आपको करनी है। ओके, सो ये कुछ डूज हैं जो आपको हमेशा ही करना है। इसके अलावा और क्या करना है? इसके अलावा आपको सीखना है। ये 4 चीजें याद रखो, ये 4 चीजें हैं जो आपकी नॉलेज अपग्रेड करेंगी। ओके, इसके अलावा डूज में क्या आता है? इसके अलावा जो डूज में आता है, आपको 2 स्किल, ये तो नॉलेज वाला पार्ट था, 2 स्किल आपको इंप्रूव करना है, आपको सीखना है। लर्न इफेक्टिव प्रोस्पेक्टिंग। कैसे लोगों से बात करें, ये सीखना है आपको, आपको ये सीखना है। एंड देन सेकेंड पार्ट इज लर्न इफेक्टिव क्लोजिंग। ये आपको अपने अपलाइंस के साथ बैठ करके सीखना है।
ये स्किल वो वीसेल में आप सीखोगे मैक्सिमम चीजें, ये दोनों चीजें आपको वीसेल में बहुत अच्छे से सिखाई जाती हैं और बताई जाती हैं. ओके, सो यू हैव टू मेक श्योर दैट you have effective learning and you learn effective prospecting and effective closing. ओके, इसके बाद आता है कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको बिजनेस में नहीं करनी है, उसको हम बोलते हैं डोंट्स. कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको डोंट्स हैं, जो आपको नहीं करने हैं. ओके, सबसे पहली चीज, कोई भी काम बिना अपलाइन से बात किए, डिस्कस किए पहली बार नहीं करना है. कोई भी आइडिया आता है या कोई भी ऐसा काम जो आपको बिजनेस में नहीं बताया गया और आप पहली बार करना चाहते हो, बिना अपने अपलाइन से डिस्कस किए नहीं करना है. नेवर एवर डू दिस मिस्टेक. क्योंकि क्या पता किसी अपलाइन ने वो जो आइडिया आपके दिमाग में आया हो उसको यूटिलाइज किया हो, उसको अप्लाई किया हो और वो सक्सेसफुल या फेलियर हुआ हो. क्योंकि जितनी बातें आपको बताई जा रही है ना, वही वो बेस्ट तरीके हैं बिजनेस करने के लिए. इसके अलावा अगर किसी ने और कोई तरीका लगाया है तो वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है. वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है इसीलिए ये बात बताई गई है. ओके, इसीलिए ये बात आपको बोली जा रही है कि भाई ये वाला ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना. सो यू हैव टू मेक श्योर कि कुछ भी नया तरीका आप अप्लाई नहीं करो, कुछ भी नई चीज नहीं करो बिना अपलाइन से पूछे. दूसरा, बी अकाउंटेबल टू योर वर्ड्स. अपने अपने शब्दों के लिए अकाउंटेबल रहो, इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप. कि जो बोलो उस पर टिको. मैं आ रहा हूं तो आ रहा हूं, मैं नहीं आ रहा हूं तो नहीं आ रहा हूं. पैसे का हिसाब किताब, पूरा कंप्लीट पैसे का हिसाब किताब रखो आप, अपना भी, अपने अपने डाउनलाइन का भी. आपका जो भी हिसाब किताब है, मैं अभी आपको बोल रहा हूं, प्लीज अपने अपलाइन से बात करके सारी डिटेलिंग ले लो. ओके, अगर कुछ भी आपको उसमें डाउट है, क्वेरी है, प्लीज गो एंड टॉक टू योर अपलाइन. बट मेक श्योर जब एक एक पैसे का हिसाब किताब क्लियर हो, नो गड़बड़, नो गड़बड़. ओके, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप कि आपको पता होना चाहिए कि कौन अपलाइन है, कौन डाउनलाइन है, कौन क्रॉस लाइन है, फैमिली मेंबर्स इतने आते हैं, वो सब, वो रिलेशनशिप की जिम्मेदारी आपके ही सर पे होती है. आप ऐसा कोई काम मत करिए एसोसिएशन में या बिजनेस में जो आप अपने परिवार वालों के साथ होते हुए नहीं देख सकते. जो आप अपने परिवार के साथ होते हुए नहीं देख सकते वो आपको बिजनेस में नहीं करना है. ओके, तीसरी चीज, डोंट्स. नेवर मेस अप विथ समवंस ईगो. नेवर मेस अप विथ समवंस ईगो, फैमिली, आई मीन स्पाउस ऑफ फैमिली, और मनी. अगर किसी ने आपको बिजनेस में बोल दिया कि मुझे साइन अप नहीं करना है, तो जबरदस्ती उसको अपना दुश्मन मत बना लो. नो, प्लीज डोंट डू दैट. अदरवाइज वो कभी साइन अप नहीं करेगा. वो तो ऑलरेडी साइन अप नहीं करके गलती कर रहा है भाई. वो ऑलरेडी साइन अप नहीं करके गलती कर रहा है. अब आप उसको और एग्जाजरेट मत करो. वो ऑलरेडी बाद में उसको रियलाइज होने वाला है कि काश मुझे साइन अप कर लेना चाहिए था. ओके, सो मेक श्योर कि आप इसको ईगो इशू ना बनाओ. अब मैं इसको दिखाता हूं, अब मैं ये, प्लीज डोंट डू दिस. देयर इज नो स्कोप ऑफ जेलसी, कॉम्पिटिशन एंड गिल्ट. ये इस तरीके की फीलिंग का कोई फायदा नहीं है. ओके, सो प्लीज डोंट डू दैट. सो प्लीज डोंट डू दैट. ओके, नेवर मेस अप विद एनीवन्स फैमिली. किसी की फैमिली के साथ भी प्लीज डोंट मेस अप विद रिलेशनशिप. डोंट मेस अप. रिस्पेक्ट करो. जो एसोसिएशन में जो फीमेल्स आती हैं, प्लीज आप उनको रिस्पेक्ट करो, क्योंकि कल को आपके भी घर पे, आपके घर की भी फीमेल्स आ सकती हैं. ओके, सो मेक श्योर दैट यू आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स. ओके, यू आर नॉट मेसिंग अप विद एनीवन्स मनी. किसी के पैसे का भी हिसाब किताब इधर उधर गड़बड़ नहीं करना है. यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर नॉट डूइंग दिस. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, डोंट. Okay, this is one thing. One more do's which I want you all to add on is, one more do's में मैंने बोला था ना, be in communication with your upline. Make sure that you are in communication with
एटलीस्ट 3 एन एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन ऑफ योर्स। आप अपने अपलाइन से पूछो, अपने केवल रेफरल अप्लायंस के एसोसिएशन में नहीं, आप अपने रेफरल अप्लायंस से भी पूछो कि कौन है अप्लायंस। ऑब्वियसली आप तक आपके अप्लायंस पहुंच जाएंगे, एलएस अप्लाइन, एलडीसी अप्लाइन, सीटीसी अप्लाइन। एटलीस्ट 3 एंड ग्रोइंग अप्लायंस के साथ आपको कम्युनिकेशन में रहना है। दूसरा, एक डोंट्स भी बचा है, एक डोंट्स, कि अगर आपको कोई चीज गलत लगती है, कोई भी चीज आपको, कोई भी परेशानी होती है, कोई भी ऐसी चीज जो आपको नेगेटिव फीलिंग देती है, प्लीज टॉक टू योर अपलाइन। उसका सॉल्यूशन ना उसके आपके अपलाइन के पास है, आपके डाउनलाइन के पास नहीं है, क्रॉस लाइन के पास नहीं है। अपने अपलाइन से बात करो। एनी नेगेटिव, टॉक टू योर अपलाइन। बट अगर आपको कोई चीज अच्छी लगती है जो लोगों का मोरल बूस्ट कर सकती है, देन प्लीज टेल टू योर डाउनलाइंस ऑल्सो। एनी पॉजिटिव टू योर डाउनलाइंस, एनी नेगेटिव टू योर अपलाइंस। ओके, सो ये डूज एंड डोंट्स हैं जो आपको मेक श्योर करने हैं कि आप ये कर रहे हैं। ओके, नाउ आफ्टर दिस I'll summarize the welcome with a game. एक गेम के साथ, एक खेल के साथ, एक एग्जाम्पल के साथ समराइज करता हूं। ओके, लेट्स से कि एक फुटबॉल फील्ड है। लेट्स से कि एक फुटबॉल फील्ड है। ये दो हाफ होते हैं, इधर का डी, इधर का डी, ये गोल पोस्ट, ये गोल पोस्ट, इधर 11 प्लेयर, इधर 11 प्लेयर। ओके, ये स्टेडियम की बात कर रहा हूं, ये फील्ड है और ये स्टेडियम है। अब ये जो 11 प्लेयर्स होते हैं, फुटबॉल का गेम आई होप आप समझते हो कि ये जो 11 प्लेयर इस टीम में है, टीम ए में, और ये जो 11 प्लेयर्स हैं इधर टीम बी में, ये ना बहुत शिद्दत से खेलते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, पूरी जान लगा देते हैं, पूरी जान लगा देते हैं, बचपन से लगे रहते हैं और बहुत मेहनत करते हैं और बहुत पैशनेट होते हैं। ये बहुत ही पैशनेट होते हैं, ये कुछ भी कर जाते हैं वहां इस लेवल पे सक्सेसफुल होने के लिए। और इनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पहले अपने स्कूल के लेवल पे खेलते हैं, फिर क्लब के लेवल पे खेलते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलते हैं, फिर स्टेट लेवल पे खेलते हैं, फिर जाकर के कहीं ना कहीं अपनी कंट्री के लेवल पे खेलते हैं। और वो भी एक बार में इनको मौका नहीं मिलता है। एक मैच में ना 5-10 मिनट एक्स्ट्रा में कभी कभी खेलने का मौका मिलता है, और उसी में टेस्ट होता है कि ये बंदा सही है कि नहीं। और ये खेल करके अगर सही है तो टीम में सेलेक्ट होते हैं, और अगर परमानेंट मेंबर अगर टीम का बनते हैं तो मैक्सिमम 4-5 साल, 6 साल। बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर हैं तो शायद 10 साल, इससे ज्यादा नहीं खेलते हैं ये लोग। बट दे आर एक्सट्रीमली पैशनेट। पूरी जिंदगी इन्होंने, जो भी इन्होंने 8-10 साल, 5 साल मेहनत की, वो पूरी जिंदगी इसी के लिए लगा डालते हैं, यही गेम खेलने के लिए। लेकिन वो 6 साल, 5-6 साल का जो करियर होता है ना, उसमें वो इतना पैसा कमाते हैं कि आने वाली पूरी जनरेशंस को कुछ नहीं होता, का टेकन केयर हो जाता है। इतना पैसा कमाते हैं। आप बहुत से ऐसे प्लेयर्स को जानते होंगे। ओके, अब इसी फुटबॉल फील्ड में ना, इसी स्टेडियम में हजारों लोग और बैठे हैं। आपको पता है ना, इनको स्पेक्टेटर बोलते हैं, जो मैच देख रहे होते हैं। और आपको पता है, मैंने इसीलिए फुटबॉल का गेम चूज किया, आपको पता है कि फुटबॉल के लिए लोग कितने पैशनेट होते हैं। लोग एक दूसरे की जान भी ले लेते हैं। कितनी लड़ाइयां आपको पता है जो हुई हैं यूरोपियन क्लब में, इधर उधर कितनी चीजें हुई हैं। कितने लोग ऐसे होते हैं। ओके, ये भी बहुत पैशनेट है। बट इनकी लाइफस्टाइल क्या होती है? नौकरी करते हैं, जिस दिन मैच होता है उस दिन बढ़िया आके मैच देखते हैं, जीत गया तो पी करके पार्टी करते हैं, और हार गए तो पी करके पार्टी करते हैं, अपना दुख मनाते हैं, और उसके बाद अगले दिन फिर वही नौकरी पे आते जाते रहते हैं। बट ये भी बहुत पैशनेट है, अपनी टीम के लिए कुछ भी करने को तैयार है, और कुछ भी कर सकते हैं। बट इनकी जिंदगी में क्या होता है, 20 साल 30 साल नौकरी करते हैं, और फाइनली एक दिन रिटायर हो जाते हैं, दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। और फिर वही शेड्यूल इनके आने वाली जनरेशन, इनके बच्चों का यही हाल होता है। अब आप इस स्टेडियम में ना एंट्री मार रहे हैं। अब आप इस स्टेडियम में एंट्री मार रहे हैं। 2 तरीके के पागल लोग हैं यहां पे, 2 तरीके के पगलैट लोग हैं। एक जो मैच देख रहे हैं, और दूसरे जो मैच खेल रहे हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि प्लेयर बनना है या स्पेक्टेटर। आपको डिसाइड करना है कि पैशन तो है, करना तो है। सो किसकी तरह? प्लेयर्स की तरह 5 साल 6 साल गेम खेल करके 2 जनरेशंस की लाइफ सेट कर देनी है, या इन स्पेक्टेटर्स की वजह से दूसरों के लिए जिंदगी भर ताली बजाते रहे, 30 साल 40 साल नौकरी करें, और फिर बच्चों को वही जनरेशन में देकर के जाए। ओके,
So if you really want, if you are entering to this stadium, then be a player. Let's play the game of business. Let's play the game of QNET. Welcome to QNET. This is the absolute core and crux of the QNET. Okay. So thank you so much. Now talk to your uplines and focus what on you are supposed to do. Thank you so much. But remember my words. Be a player. Okay. And right now 8,200 people are there. That's a maximum count, I think. Okay. So thank you so much. Make sure that you do something. Make sure that you do your hot signups. Make sure that you prepare your name list. Make sure that you prepare your dream list. Make sure that you figure out that reason why you want to play this. Okay, figure out that why. Make sure that you are attending the system. Make sure that you are reading the books and watching the videos. Okay, so thank you so much. And Club Velocity is going on. I hope you remember that the Club Velocity drive is going on. Now make sure that we all uplines have tried to give our best. हम यही कर सकते हैं अपनी तरफ से अपना पूरा जो एक्सपीरियंस है जो नॉलेज हम आपको आप तक पहुंचा सकते हैं करना तो आपने ही है सो प्लीज डू इट क्वालिफाई फॉर क्लब वेलोसिटी okay do your hot signups and let's come to club velocity we'll have a big time big party over there okay so thank you so much welcome to QNET